आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारे लिए पूरे सदन के लिए, मेरे लिए विशेष रूप से बड़ा हर्ष का विषय है कि कुलतार सिंह जी सदमान जो स्पीकर बने पंजाब विधानसभा के, हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दूसरी बार जीते हैं, अपने हल्के तो दूजी वाली जीत के आए ने। पार्टी का उत्थे बहुत कम इन्होंने किया है। दूजे सरदार हरपाल सिंह चीमा जी दूजी वारी जीत के आए ने। लीडर ऑफ अपोजिशन रहे पिछली बारी, तहत के पंजाब के वित्त मंत्री का दायित्व उन्होंने कंधे आया। उन्होंने बहुत विधानसभा वालों बहुत स्वागत है। उन्होंने काफ़ी साथी आए ने इतों, उन्होंने बहुत स्वागत है। वार्षिक बजट का प्रस्तुतिकरण अब मैं माननीय मनीष सिसोदिया जी, उप मुख्यमंत्री वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का वार्षिक बजट सदन में प्रस्तुत करेंगे। वो मैंने देख लिया है। बिल्कुल जी, अब आ गया मेरे पास। मैं हाँ, वो मैं सुना देता हूँ, पढ़ के सुना देता हूँ। मुझे श्री रामवीर सिंह विदुड़ी, माननीय नेता प्रतिपक्ष से नियम 66 के अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई है। यही विषय मेरे विचाराधीन है और मैं इसकी जांच करने के बाद अपनी व्यवस्था दूंगा। माननीय वित्त मंत्री। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। मुझे इस सम्मानित सदन के समक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट प्रस्तुत करते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है और मैं बहुत गर्व के साथ ये सदन के समक्ष रखना चाहता हूं कि ये हमारी सरकार का और मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा लगातार 8वां बजट है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में तैयार किए गए और इस सदन द्वारा पास किए गए पिछले 7 बजट्स की बदौलत आज दिल्ली में शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसे ऐतिहासिक काम हुए हैं जिनसे आज देश के कई राज्यों की सरकारें प्रेरणा ले रही हैं। स्कूल बने हैं, नए विश्वविद्यालय बने हैं, अस्पताल बने हैं, मोहल्ला क्लिनिक बने हैं। दिल्ली की जनता को 24 घंटे बिजली मिल रही है और करीब 75% घरों में बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं। दिल्ली मेट्रो और बसेस का खूब विस्तार हुआ है। सड़कों और मेट्रो लाइन का नेटवर्क बढ़ा है। दिल्ली की गली गली में सीसीटीवी कैमरे लगाकर अपराध रोकने में और महिला सुरक्षा की दिशा में अभूतपूर्व कदम उठाए गए हैं। युवाओं के लिए फ्री वाईफाई नेटवर्क उपलब्ध हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं यहां से पिछले 7 जो बजट पास हुए उनसे डेवलप हुई हैं। सरकारी सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी जैसी अभूतपूर्व सुविधा की शुरुआत यहां से हुई, जिसमें लोग सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटते। सरकारी दफ्तर का कर्मचारी लोगों के चक्कर काटता है। यह अद्भुत शुरुआत दिल्ली में हुई। सरकारी दफ्तर में जिस काम के लिए आम आदमी को धक्के खाने पड़ते थे, कोई दलाल ढूंढना पड़ता था और उसको रिश्वत दे के काम करवाना पड़ता था, आज वो काम सिर्फ एक फोन करने पे घर बैठे हो रहा है। ये करिश्मा भी दिल्ली वासियों ने पिछले 7 साल में दिल्ली में देखा है। इस सदन में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए पिछले 7 बजट के सफल क्रियान्वयन के चलते पिछले 7 साल में दिल्ली सरकार ने विभिन्न विभागों और संस्थानों में, ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना मैं इस सदन के समक्ष रख रहा हूं कि इस सदन में पिछले 7 बजट के फलस्वरूप, उसके सफल क्रियान्वयन के फलस्वरूप दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों और संस्थानों में 1,78,000 से ज्यादा युवाओं को सरकार में नौकरी दी गई है। दिल्ली में 1,78,000 से ज्यादा युवाओं को सरकार में नौकरी दी गई है पिछले 7 साल में।
इसमें से 51,307 नौकरियां तो पक्की सरकारी नौकरियां हैं। और जो पिछले 7 साल में ये 51,307 नौकरियां पिछले 7 साल में DSSB की परीक्षा लेके दी गई हैं। और यहां अध्यक्ष महोदय ये भी जानना जरूरी होगा कि इसके हमसे पहले 2015 से पहले की सरकारों में करीब 9 साल तक, 2000 में कहूंगा 13 से पहले की सरकारों में करीब 9 साल तक ना के बराबर नौकरी दी गई। उन्होंने सरकारी नौकरी देने के लिए जो DSSB का परीक्षा तंत्र था उसको पूरी तरह ठप करके रखा हुआ था। मुझको याद है कि 2013-14 में 49 दिन के लिए जब माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी तो उस वक्त DSSB की जिम्मेदारी मेरे पास में थी। मैंने उस वक्त DSSB के अधिकारियों को एक हफ्ते तक, 49 दिन में लगभग मैंने एक हफ्ते तक मीटिंग की कि भाई नौकरियां क्यों नहीं मिल रही लोगों को, ये नौकरी सरकारी पद इतने खाली क्यों पड़े। मैंने उनसे प्लान बना के लाने को कहा। अपनी उस वक्त की क्षमता के अनुसार DSSB के अधिकारी मेरे सामने एक प्लान लेके आए। मैंने उनसे पूछा कि उस प्लान के हिसाब से जितनी वैकेंसीज हैं वो कितने समय में भर जाएंगी। तो उन्होंने खुद बोला कि 38 साल लगेंगे उन नौकरियों को भरने में। ये सारी नौकरियां जो 51,307 नौकरियां भरी गई हैं, उस वक्त मुझे बताया गया 38 साल लगेंगे। लेकिन उस वक्त हमने जो भी क्षमता उनकी बढ़ा सकते थे बढ़ाई। और आज बहुत गर्व हो रहा है मुझे 7 साल बाद कि DSSB ने अपने काम की जब स्पीड पकड़ी तो 7 साल में दिल्ली में 51,307 युवाओं को नई नौकरियां, सरकारी नौकरियां दी गई, पक्की नौकरियां। इन पक्की सरकारी नौकरियों के साथ साथ दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटीज में करीब 2,500 पक्की नौकरी दी गई, अस्पतालों में करीब 3,000 पक्की नौकरी दी गई। और 7 साल के दौरान 25,000 नए युवा टीचर्स को गेस्ट टीचर्स के रूप में रखा गया। इसी तरह करीब 50,000 नौकरियां सैनिटेशन और सिक्योरिटी के लिए भी रखी गई, अलग अलग एजेंसीज के माध्यम से दी गई। तो मात्र 7 साल में दिल्ली में 1,78,000 युवाओं को नई नौकरियों के अवसर सरकार में मिलना कोई छोटी बात नहीं है अध्यक्ष महोदय। और ये तो सिर्फ सरकारी नौकरियों की बात कही मैंने, और उससे जुड़े हुए संस्थानों की बात कही। पिछले 7 साल में दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलने लगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुआ, एजुकेशन और हेल्थ की फैसिलिटीज में डेवलपमेंट हुआ। एक ईमानदार सरकार काम कर रही है। व्यापार के लिए, ट्रेडर्स के लिए जीरो टैक्स पॉलिसी, जीरो रेट पॉलिसी लागू की गई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सुविधा दी गई। प्राइवेट सेक्टर, इस सब की वजह से प्राइवेट सेक्टर और खासतौर से लघु और मध्यम वर्ग के जो व्यवसायी हैं वो खूब फले फूले हैं दिल्ली में, और उससे प्राइवेट सेक्टर्स में भी जॉब में खूब बढ़ोतरी हुई है। इसका एक नतीजा हमें देखने को मिला कि दिल्ली रोजगार पोर्टल जो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर शुरू हुआ कोविड के ठीक बाद, उसमें प्राइवेट सेक्टर में 10 लाख नौकरियां तो केवल कोविड के बाद के समय में हमको देखने को मिली। अध्यक्ष महोदय, पिछले 7 साल में इस सदन में प्रस्तुत बजट प्रस्तावों और योजनाओं में शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है। और यही वजह है कि 7 साल में शिक्षा और स्वास्थ्य में हुए दूरदर्शी निवेश के कारण कोविड महामारी के बीच भी दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था इसलिए संभल पाई क्योंकि कोविड से पहले वर्षों में यहाँ पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पे काफी निवेश किया गया था। अस्पतालों में डॉक्टर्स, नर्सेज, सपोर्ट स्टाफ, नए बेड्स, वेंटिलेटर और बाकी उपकरण की कमी इसलिए नहीं हुई, या हुई तो बहुत कम कमी रही, क्योंकि कोविड के पहले के 5 साल में इस सदन में जो बजट प्रस्तुत किए गए उन सब में स्वास्थ्य के क्षेत्र पे बहुत समझदारी से और प्राथमिकता के आधार पर निवेश किया गया। अध्यक्ष महोदय, कोविड की महामारी से तो हम निपट लिए, लेकिन हम सब वाकिफ हैं कि पूरे देश में भी और दिल्ली में भी बड़ी संख्या में लोगों के रोजगार और व्यापार को कोविड में बहुत नुकसान हुआ। तत्काल राहत के लिए पिछले 2 साल में पीड़ित और जरूरतमंद परिवारों और लोगों को वित्तीय सहायता, अनुदान राशि, राशन, भोजन आदि की व्यवस्था कुछ करके फौरी मदद तो की गई, लेकिन फौरी मदद तो फौरी मदद होती है। इस सदन में अपने 8वें बजट में मैं दिल्ली वासियों के लिए नए रोजगार सृजित करने और अर्थव्यवस्था को कोविड, जीएसटी, नोटबंदी जैसे तमाम कारणों से पिछले सालों में हुए नुकसान से उबरने का एक एजेंडा लेके आया हूं। इससे व्यापार और उद्योग जगत को प्रोत्साहन मिलेगा और हमारे दिल्ली के नागरिकों के लिए बड़ी संख्या में रोजगार और व्यापार के नए नए अवसर पैदा होंगे। इस बजट में प्रस्तुत योजनाओं और प्रस्तावों से न केवल दिल्ली के युवाओं को उद्यमशीलता के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि पहले से स्थापित उद्यम और व्यापार को भी काफी बढ़ावा मिलेगा, उनको भी लाभ मिलेगा, वो भी समृद्ध होंगे। मैंने पिछले 7 साल में इस सदन में सरकार की प्राथमिकता के आधार पर आपके समक्ष जीरो टैक्स बजट प्रस्तुत किया, एजुकेशन बजट प्रस्तुत किया,
हेल्थ बजट प्रस्तुत किया। इस सदन में मैंने एक बजट ग्रीन बजट भी प्रस्तुत किया। पिछले साल देशभक्ति बजट प्रस्तुत किया। आज आपकी अनुमति से मैं इस सदन में अगले वित्त वर्ष के लिए रोजगार बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। पिछले साल के देशभक्ति बजट में आजादी के 75वें वर्ष में इस सदन के समक्ष दिल्ली सरकार की ओर से संकल्प प्रस्तुत किया गया था कि हमें दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बहुत समझदारी से, बहुत दूरदर्शिता से उस तरफ लेके जाना है कि भारत जब आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा हो 2047 में, तो भारत की राजधानी के लोगों की पर कैपिटा इनकम 2047 की उस वक्त की सिंगापुर की पर कैपिटा इनकम के बराबर होनी चाहिए। ये हमने आजादी के 75वें साल में यहां सपना देखा। इस मुश्किल लेकिन संभव लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ योजनाएं तो मैंने पिछले बजट में लाया था। 2047 तक दिल्ली वालों की आय को सिंगापुर के वालों की उस वक्त की आय के बराबर ले जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है कि हमारे अधिक से अधिक दिल्ली वासियों के पास एक सम्मानजनक रोजगार होना चाहिए, उनके पास एक जॉब होना चाहिए। इसलिए इस बजट में और 2047 को देखे गए सपने को पूरा करने के पहले कदम के रूप में मैं इस सदन के समक्ष रोजगार बजट आज प्रस्तुत कर रहा हूं। इसका नाम है रोजगार बजट। इसमें प्रस्तुत योजनाओं के माध्यम से हम न सिर्फ दिल्ली के बाजारों की और व्यापार की रौनक और उसकी गरिमा को लौटा लाएंगे, 21वीं सदी के वर्तमान और भावी व्यापार को भी हम दिल्ली में प्रोत्साहित देंगे। और इन सब प्रयासों से जो मैं इस बजट में रखने जा रहा हूं, इन सब प्रयासों से अगले 5 साल में दिल्ली में कम से कम 20 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। 20 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। रोजगार बजट के माध्यम से हमारा लक्ष्य, इस बजट के माध्यम से हमारा लक्ष्य आर्थिक विकास के इंजन को फिर से स्टार्ट करना है, सुदृढ़ बनाना है। ये तो है ही, लेकिन अध्यक्ष महोदय, 20 लाख नई नौकरियां वाले इस रोजगार बजट के प्रस्ताव और योजनाओं को सदन के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले थोड़ी सी चर्चा में दिल्ली के आर्थिक परिदृश्य पर और इस साल के बजट पर रखना चाहता हूं। कोविड की 5 लहरों के बीच आई आर्थिक चुनौतियों से अब दिल्ली की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे उबर रही है और इसके चलते दिल्ली का जीएसडीपी प्रचलित बाजार मूल्यों पे वर्ष 2020-21 के 7,85,342 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021-22 में 9,23,967 करोड़ रुपए रहने की संभावना है। ये 17.65% वृद्धि का संकेत है। मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि 2021-22 में दिल्ली की जीएसडीपी की वास्तविक वृद्धि दर 10.23% रहने की संभावना है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह वृद्धि 8.9% की होने का आकलन है। इसका अर्थ है कि हम महामारी पूर्व की जो हमारी आर्थिक गतिविधियां थी दिल्ली में, उस स्तर पर लौट रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जो जीडीपी है, उसमें दिल्ली के जीएसडीपी का योगदान 2011-12 में 3.94% था, उससे बढ़ के इस साल 21-22 में 4.21% हो गया है, जबकि दिल्ली देश की कुल आबादी का केवल 1.52% है। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था में मेन योगदान सेवा क्षेत्र का है और प्रचलित बाजार मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में इसका योगदान 83.94% है दिल्ली में सर्विस सेक्टर का, जबकि सेकेंडरी सेक्टर का योगदान 13.78% और प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 2.28% है। 2021-22 में प्रचलित मूल्यों पर दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 4,01,982 रुपए होने की संभावना है। 2020-21 में यह 3,44,136 रुपए थी। 2021-22 में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय में 16.81% की बढ़ोतरी होने वाली है। वर्ष 21-22 के लिए दिल्ली की पर कैपिटा इनकम राष्ट्रीय औसत 1,49,848 रुपए से 2.7 टाइम्स ज्यादा है। 2020-21 के दौरान दिल्ली के जीएसडीपी में प्रचलित मूल्यों में 1.09% और वास्तविक मूल्यों पर 3.86% का संकुचन, उसका श्रिंक होना कोविड-19 महामारी और इसके नियंत्रण के लिए किए गए प्रतिबद्ध उपायों को असर दर्शाते हैं। हालांकि अग्रिम अनुमानों का संकेत है कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था में 21-22 में प्रचलित मूल्यों पर 17.65% और स्थिर मूल्यों पर 10.23% की बढ़ोतरी होगी। अब मैं इस साल के लिए, करंट ईयर के लिए संशोधित अनुमान सदन के समक्ष रख रहा हूं। 2021-22 के लिए पूरा
जो हमने बजट रखा था, 69,000 करोड़ रुपए के अनुमोदित बजट की अनुमान की तुलना में संशोधित अनुमान में मैं 67,000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। 67,000 करोड़ का प्रस्तावित संशोधित अनुमान 2020-21 में 52,468 करोड़ रुपए के वास्तविक व्यय से 27.70% अधिक है। संशोधित अनुमान राशि 67,000 करोड़ रुपए में राजस्व व्यय के लिए 50,862 करोड़ रुपए और पूंजीगत व्यय के लिए 16,138 करोड़ रुपए शामिल हैं। पूंजीगत बजट 2021-22 के लिए अनुमोदित बजट अनुमान के 17,201 करोड़ रुपए से कम होकर संशोधित अनुमान में 16,138 करोड़ रुपए का हो गया है। यह मुख्यतः कोविड महामारी के कारण लागू लॉकडाउन के बाद पूंजीगत कार्यों की धीमी गति के कारण है। स्थापना व्यय और अन्य प्रतिबद्ध देयताओं के लिए 2021-22 के अनुमोदित बजट अनुमान 31,200 करोड़ रुपए से बढ़कर संशोधित अनुमान में 32,400 करोड़ रुपए किए जाने का प्रस्ताव है। ऐसा मुख्य रूप से कोविड नियंत्रण संबंधी व्यय के कारण है। स्कीम प्रोजेक्ट्स के लिए संशोधित अनुमान 21-22 में 34,600 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। अनुमोदित बजट अनुमान में ये 37,800 करोड़ रुपए था पिछले साल, इस साल करंट ईयर का। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स महोदय, वर्ष 2021-22 के दौरान संशोधित अनुमानों में 468.22 करोड़ रुपए की पूरक अनुदान मांग की आवश्यकता होगी। इसके लिए पूरक अनुदान मांगों के लिए सदन का अनुमोदन चाहता हूं। अब मैं अगले वित्त वर्ष के लिए कुछ बजट अनुमान इस सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। हमारी सरकार सत्ता में आने से पहले अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का कुल व्यय 2014-15 के दौरान 30,940 करोड़ रुपए था। मैंने जून 2015 में 41,149 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय के साथ अपना पहला बजट पेश किया था और मुझे खुशी हो रही है 2022-23 के लिए 75,800 करोड़ रुपए का बजट में यहाँ पर प्रस्तावित किया। अगले साल के लिए 75,800 करोड़ का बजट है, जो 2014-15 के 30,940 करोड़ रुपए के व्यय की तुलना में 2.5 गुना है। तो तब से लेकर अब तक 2.5 गुना आगे आ चुके हैं। 75,800 करोड़ रुपए के बजट में 32,000 करोड़ रुपए स्थापना और अन्य प्रतिबद्ध व्यय के लिए, 43,600 करोड़ रुपए योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए है। 75,800 करोड़ रुपए के बजट अनुमान में 2022-23 में राजस्व के तहत 53,687 करोड़ रुपए और पूंजीगत परिव्यय के तहत 22,113 करोड़ रुपए शामिल हैं। 21-22 के बजट अनुमान के खर्च में 17,201 करोड़ रुपए पूंजीगत मद के तहत और 51,799 करोड़ रुपए राजस्व के अंतर्गत थे। 21-22 की तुलना में 22-23 में पूंजीगत बजट में 29% की वृद्धि हुई है, जबकि राजस्व व्यय में केवल 4% की वृद्धि हुई है। इससे समझ में आता है कि सरकार चलाने का और सरकार के काम के खर्चे में जो हमारी रेशो है वो बहुत अच्छी चल रही है। इसके अलावा 2022-23 में प्रस्तावित पूंजीगत परिव्यय 22,113 करोड़ रुपए है, जो 14-15 के 7,430 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय से लगभग 3 गुना है। 2022-23 का प्रस्तावित बजट अनुमान 75,800 करोड़ रुपए, 21-22 के बजट अनुमान 69,000 करोड़ रुपए से 9.86% और संशोधित अनुमान से 13.13% अधिक है। वर्ष 2022-23 के लिए 75,800 करोड़ रुपए के प्रस्तावित बजट का वित्त पोषण 47,700 करोड़ रुपए राजस्व से आएंगे, 1,000 करोड़ रुपए गैर राजस्व से, 325 करोड़ रुपए हमेशा की तरह सेंट्रल गवर्नमेंट से, केंद्रीय करों में हिस्सेदारी से, 10,000 करोड़ रुपए लघु बचत ऋण से, 802 करोड़ रुपए पूंजीगत प्राप्तियों से, 10,000 करोड़ रुपए जीएसटी प्रतिपूर्ति से, 1,621 करोड़ रुपए प्रायोजित योजनाओं से, केंद्र प्रायोजित योजनाओं से और केवल 643 करोड़ रुपए भारत सरकार की अनुदान सहायता से और बाकी प्रारंभिक शेष ओपनिंग बैलेंस से आएगी। स्थानीय निकायों में वित्तीय सहयोग के बारे में अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार स्थानीय निकायों को 4,374 करोड़ रुपए का वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराएगी। इसमें से 2,305 करोड़ रुपए स्थानीय निकायों द्वारा योजनाओं, कार्यक्रम, परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए संबद्ध राशि के रूप में होंगे और 2,069 रुपए बेसिक टैक्स असाइनमेंट के रूप में होंगे। इसके अलावा 1,780 करोड़ रुपए की राशि स्थानीय निकायों को स्टैंप और पंजीकरण शुल्क में हिस्से और एकमुश्त पार्किंग शुल्क के रूप में उपलब्ध कराई गई है। इस प्रकार हमारी सरकार बजट अनुमान 2022-23 में स्थानीय निकायों को 6,154 करोड़ रुपए का
कुल वित्तीय सहयोग दे रही है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके समक्ष रोजगार बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके समक्ष 20 लाख नई नौकरियों वाले रोजगार बजट के महत्वपूर्ण खंड को प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसमें मैं दिल्ली की अर्थव्यवस्था को तरक्की के रास्ते पर ले जाने की और उससे रोजगार के लाखों अवसर पैदा होने की योजनाओं को रखूंगा। अर्थव्यवस्था अध्यक्ष महोदय चाहे दिल्ली की हो या पूरे देश की, उसकी तरक्की का रास्ता अधिक से अधिक लोगों के हाथ में रोजगार देने से खुलता है। अगर दिल्ली के आंकड़ों को हम देखें तो हम पाते हैं कि दिल्ली की, ये महत्वपूर्ण एनालिसिस एक मैंने किया है इस बजट में रखने के लिए, जब मैं रोजगार बजट लेके आया हूं आपके पास। अगर दिल्ली के डेटा को हम देखें तो हम देखते हैं कि दिल्ली की 1,68,00,000 की आबादी में से केवल 55,87,000 लोगों के पास कोई रोजगार है। यानी हमारी दिल्ली में केवल 1/3 आबादी के हाथ में कोई रोजगार है। इस तरह हमारी 1/3 आबादी के ऊपर बाकी की 2/3 आबादी की जिंदगी चलाने का भी उसके कंधों पे जिम्मेदारी है। और दिल्ली के आंकड़ों की तुलना अगर हम लंदन, सिंगापुर, न्यूयॉर्क जैसे शहरों से करें तो हम देखते हैं कि लंदन की आबादी 90 लाख है। इसमें से 51,60,000 लोग रोजगार करते हैं। यानी लंदन में 58% लोगों के पास में रोजगार है, वहां की 58% आबादी के पास रोजगार है। न्यूयॉर्क की आबादी 88 लाख लोग हैं, उसमें से 46,25,000 लोगों के पास में, यानी कि करीब 52.6% आबादी के पास में न्यूयॉर्क में रोजगार है। सिंगापुर की आबादी आज 55 लाख है और इसमें से 36,43,000 लोगों के पास में रोजगार है, यानी कि 67% लोगों के पास रोजगार है। तो हम देखें तो लंदन में 58% लोगों के पास रोजगार है, न्यूयॉर्क में 52% से ज्यादा लोगों के पास रोजगार है, सिंगापुर में 67% लोगों के पास रोजगार है, दिल्ली में 33% लोगों के पास में रोजगार है। तो इसी से अर्थव्यवस्था को आगे खोलने का, इस डेटा को हम समझेंगे और कहां फंसी हुई है पर कैपिटा इनकम और इकोनॉमी, उसको समझेंगे तो इससे आगे बढ़ने का रास्ता हमको यहीं से समझ में आएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम दिल्ली की वर्किंग पॉपुलेशन का वर्तमान में, जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन 33% है वर्तमान में, इससे बढ़ा के अगले 5 साल में हमारा टारगेट है कि ये 45% तक चली जाए। हम कोई ड्रीम नहीं रख रहे कि अचानक ये 67% हो जाएगी, 68% हो जाएगी, धीरे धीरे होगी। तो मैं जो योजना इस बजट में लेके आया हूं, उससे हमारी पूरी योजना यह है कि अगले 5 साल में ये वर्किंग पॉपुलेशन 33% से बढ़ के 47% हो जाए, 45% हो जाए। यानी दिल्ली के कुल जो 1,68,00,000 लोग की आबादी है और इसमें से अभी 56 लाख लोग करीब अभी रोजगार करते हैं, हमारा मकसद है कि ये 56 लाख लोग जो रोजगार करते हैं उनकी संख्या 76 लाख हो जाए। इसलिए हमने 5 साल में 20 लाख नए जॉब क्रिएट करने का लक्ष्य रखा है। हम जानते हैं अध्यक्ष महोदय, ये लक्ष्य कठिन है, लेकिन केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस में मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं। कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं। हमारी सरकार ने जॉब क्रिएट करने के लिए प्रमुखता से निम्नलिखित क्षेत्रों को चुना है: रिटेल सेक्टर, फूड और बेवरेजेस, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन, ट्रैवल टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट और ग्रीन एनर्जी। ये सारे सेक्टर्स में नौकरियां पैदा करने का एक ही तरीका है कि दिल्ली के लोगों के जीवन स्तर में बाजार में मांग पैदा करना, यानी बाजार में नई डिमांड पैदा करना। और डिमांड बढ़ाने के लिए हमको दिल्ली नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि जब डिमांड की बात करेंगे तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था के कैरेक्टर को समझना पड़ेगा। भारत की, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो अंतर्मुखी है, यानी कि अपनी खपत पे चलने वाली है। हमारी आबादी, जो खपत करने वाली आबादी है, वही हमारी ताकत है। भारत की जीडीपी का 60% हिस्सा आम लोगों की खपत पे आधारित है, और इसे और आम भाषा में समझें तो देश की अर्थव्यवस्था का 60% आम लोगों की कमाई से, उनके खर्चों से चलता है, उनकी खरीदारी यानी खपत से चलता है। अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का ऐसे में एक ही तरीका है: खपत, खपत, खपत। आप अपने नागरिकों की खपत करने की क्षमता बढ़ाइए, अर्थव्यवस्था अपने आप आगे बढ़ती चली जाएगी। दुनिया में, आज मैं खपत 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 बोल रहा हूं तो दुनिया में मंदी के दौर से निकलने के लिए बार बार यह फॉर्मूला अपनाया गया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में अमेरिका में खुद इस रास्ते पे चला गया और इस रास्ते पे चल के अमेरिका ने खुद को खड़ा किया। 1945 के बाद अमेरिका में राजनेता, कारोबारी, लेबर, उनके लेबर लीडर, सब कोई भी हो,
सभी देश के लोगों को ज्यादा से ज्यादा खर्च करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। वहां माहौल बनाया गया कि खर्च करो, और इसके लिए तेज विकास में जो अमेरिका का तेज विकास दिखा, इसी खर्च का असर दिख रहा है। 1945 से 1968 के बीच अमेरिका में वहां की सरकारों ने लोगों की न्यूनतम मजदूरी 4 गुना बढ़ाई ताकि वो खर्च कर सकें, ताकि उनके पास खर्च करने के लिए पैसा हो सके। दूसरे महायुद्ध के बाद अपने पैरों पर खड़े होने के लिए अमेरिका ने अपनी आबादी को अपनी ताकत बनाया। आज भारत की यूथ, भारत की युवा आबादी हमारी भारत की ताकत है। महामारी और महामंदी के प्रभाव से पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए हमें अपनी इसी युवा आबादी को रोजगार देना होगा ताकि वो खर्च कर सके। युवाओं के हाथ में पैसा होगा तो वो खर्च करेगा, वो खर्च करेगा तो बाजार में मांग बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा और उसके परिणाम स्वरूप रोजगार बढ़ेंगे। हमें केवल और केवल रोजगार बचा सकते हैं और बहुत सारे रोजगार हमें लाने पड़ेंगे, ढेर सारे रोजगार हमको लाने पड़ेंगे, तभी हम अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं। रोजगार विकास और समानता की गारंटी है। खपत के पहियों को आगे बढ़ाने के लिए केवल रोजगार चाहिए। एक पीयू रिसर्च फाउंडेशन है। पीयू रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट बताती है कि भारत में कोविड की लहर में ही 7.5 करोड़ लोग न्यू पुअर यानी कि नए निर्धन की कैटेगरी में आ गए, नए गरीबों की कैटेगरी में आ गए। रिसर्च बताती है कि 2030 तक भारत में 9 करोड़ जॉब्स की जरूरत होगी। दिल्ली में आज हम इसकी एक आधारशिला रख रहे हैं। दिल्ली में अगले 5 साल में हम कम से कम 20 लाख नए रोजगार पैदा करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं और मैं इस बजट में कई योजनाएं प्रस्तावित कर रहा हूं जिनका लक्ष्य मेरे द्वारा अभी तक बयान की गई अपेक्षाओं को पूरा करना है। और इसमें से कुछ योजनाएं जिनको मैं पहले संक्षेप में बताऊंगा, फिर थोड़ा सा डिटेल में रखूंगा कि दिल्ली के जो फेमस दिल्ली का रिटेल मार्केट्स हैं उनके रिनोवेशन और उसमें इनोवेशन की स्कीम्स लेके आ रहे हैं। देश विदेश के ग्राहकों को दिल्ली में बुला के हम शॉपिंग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल करेंगे। दिल्ली का होलसेल मार्केट दिल्ली की बैकबोन रहा है, तो दिल्ली के होलसेल व्यापार को अपने पुराने कैरेक्टर को बरकरार रखने के लिए एक तरफ हम रिटेल मार्केट के लिए दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल प्रपोज कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ होलसेल मार्केट के कैरेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए हम दिल्ली होलसेल शॉपिंग फेस्टिवल, ये अपनी तरह का एक नया फेस्टिवल होगा, दिल्ली होलसेल शॉपिंग फेस्टिवल करेंगे। दिल्ली के छोटे छोटे और स्थानीय बाजारों में जो दुकानदार हैं उनको ग्राहकों से जोड़ने के लिए दिल्ली बाजार पोर्टल शुरू करेंगे ताकि उनको सीधे ग्राहक मिले। गांधीनगर स्थित एशिया का जो सबसे बड़ा वस्त्र व्यापार केंद्र है उसको दिल्ली गारमेंट हब के रूप में डेवलप करेंगे। नई स्टार्टअप पॉलिसी लेके आ रही है सरकार और नई स्टार्टअप पॉलिसी के तहत नौकरी मांगने के लिए खड़ी युवा आबादी को नौकरी देने वाली युवा आबादी में बदलना है। दिल्ली के नॉन कन्फर्मिंग इंडस्ट्रियल एरियाज का पुनर्निर्माण करना है, उनका रीडेवलपमेंट करना है। दिल्ली में खूब सारे लोकप्रिय फूड हब्स हैं, उनका पुनर्विकास करना है। दिल्ली में क्लाउड किचन एक नया मार्केट है, क्लाउड किचन को स्थापित करना है, उनको नियमित करना है। दिल्ली में नया एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाएंगे, उसकी स्थापना करनी है। दिल्ली में ई व्हीकल, सोलर एनर्जी, अर्बन फार्मिंग जैसी योजनाओं के प्रमोशन से ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए ग्रीन जॉब्स क्रिएट करेंगे। दिल्ली फिल्म पॉलिसी के जरिए टूरिज्म और आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए रोजगार और व्यवसाय के नए अवसर स्थापित करेंगे ताकि और दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव का भी आयोजन करेंगे। दिल्ली में दिल्ली सरकार और इसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और इसके द्वारा जितने भी उपक्रम हैं इनसे कराए जा रहे विभिन्न कार्यों के आउटकम में एम्प्लॉयमेंट ऑडिट की एक परंपरा शुरू करेंगे। दिल्ली में रोजगार ढूंढने वाले और रोजगार देने वालों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए और दिल्ली सरकार द्वारा जो पहले रोजगार पोर्टल शुरू किया गया, रोजगार पोर्टल 1.0, उसको प्रोफेशनल तरीके से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लगा के रोजगार बाजार 2.0 के रूप में पेश करेंगे। और स्कूल लेवल पे, एजुकेशन के लेवल पर ही एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट डेवलप करके। अब मैं कुछ समय अध्यक्ष महोदय जो मैंने अभी ये संक्षेप में बताया इनको डिटेल में आपके समक्ष बताना चाहता हूं। हम जानते हैं कि दिल्ली बहुत फेमस मार्केट्स का शहर है, बड़े प्रतिष्ठित बाजार है दिल्ली में, हमेशा इस शहर का गौरव रहे हैं। प्रत्येक बाजार का, हर एक बाजार का अपना महत्व है, अपना इतिहास है, उसकी अपनी पहचान रही है, हर मार्केट की अपनी कहानी है। वर्तमान में सारी दिल्ली के रिटेल मार्केट्स में 3.5 लाख से अधिक दुकानें हैं जो करीब 7.5 लाख लोगों को रोजगार देती हैं। आधुनिक शॉपिंग मॉल के इस युग में भी दिल्ली के जो प्रतिष्ठित एस्टेब्लिश्ड मार्केट हैं, कन्वेंशनल मार्केट हैं, उनके प्रति लोगों का अभी भरोसा कायम है। दिल्ली और उसके आसपास के 150-200 किलोमीटर के दायरे में अध्यक्ष महोदय अभी भी लोग हमारे इन परंपरागत प्रतिष्ठित बाजारों से शॉपिंग करना पसंद करते हैं, उनमें विश्वास रखते हैं।
यहाँ के व्यापारियों ने जो यहाँ के, उसका श्रेय यहाँ के व्यापारियों को जाता है। यहाँ के व्यापारियों ने आज भी लोगों के दिल में दिल्ली का माल मतलब भरोसे का माल, दिल्ली की शॉपिंग मतलब भरोसे की शॉपिंग, इसको कायम रखा है। यहाँ इन प्रतिष्ठित बाजारों में दिल्ली में ग्राहकों के साथ कोई लूट खसोट नहीं होती, धोखाधड़ी नहीं होती। यहाँ एक अपनेपन का संबंध होता है। इसमें एक पारंपरिक दिल्ली का लोकाचार है, खरीदारी की एक संस्कृति, इसकी धरोहर है इन मार्केट्स की। आज दिल्ली के इन परंपरागत बाजारों को इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सुविधाओं से, मॉडर्न फैसिलिटीज से रीडेवलपमेंट की जरूरत है। इन बाजारों की क्षमता है कि अगर सरकार के सहयोग से इन बाजारों के व्यापार में थोड़ी भी वृद्धि होती है तो यहाँ लाखों नई नौकरी पैदा हो सकती है। तो दिल्ली सरकार स्थानीय मार्केट एसोसिएशंस और दुकानदारों के साथ मिलकर इन बाजारों को आकर्षक और भरोसे का शॉपिंग एक्सपीरियंस देने वाले बाजार के रूप में डेवलप करेगी। और अगले 5 साल में हमारी योजना दिल्ली के इन प्रतिष्ठित बाजारों का पुनर्विकास और कायाकल्प करके इनको आकर्षक पर्यटक स्थल जैसा बनाने का है। इस कार्यक्रम के पहले चरण के हिस्से के रूप में इस साल से हम 5 बाजारों से इसकी शुरुआत करेंगे और उन्हें भावी विकास के मॉडल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। इसके लिए अगले वित्त वर्ष में 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मात्र 5 बाजारों के अंदर अगर इनका रिडेवलपमेंट हो जाए और इनको अच्छे से इनका मार्केट बढ़ जाए तो केवल 5 बाजारों के अंदर से 5 साल के अंदर अंदर कम से कम 1.5 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में शॉपिंग करना अपने आप में एक सुखद और जीवंत अनुभव है। सरकार की योजना है कि सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरे देश से और पूरे विदेश से भी लोग दिल्ली में शॉपिंग के लिए आएं। जितनी बड़ी संख्या में लोग दिल्ली में शॉपिंग के लिए आएंगे उतनी ही तेजी से दिल्ली की इकोनॉमी बढ़ेगी और नए नए जॉब्स क्रिएट होंगे। दिल्ली में शॉपिंग के लिए देश और दुनिया के लोगों को आमंत्रित करने और इसको एक उत्सव के रूप में शॉपिंग कराने के लिए हर साल दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन मूलतः ऐसे उपभोक्ताओं के लिए होगा जो दिल्ली के चुनिंदा बाजारों में अपने परिवार के साथ में शॉपिंग एक्सपीरियंस का आनंद लेना चाहते हैं। दिल्ली के अलग अलग प्रतिष्ठित बाजारों के साथ मिलके ये जो प्लान है दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल का, 4 से 6 हफ्ते का शॉपिंग फेस्टिवल होगा और फेस्टिवल के दौरान खरीदारों को तरह तरह के आकर्षक डिस्काउंट मार्केट की तरफ से दिए जाएंगे। इस फेस्टिवल के 3 मुख्य आकर्षण होंगे: शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और खान पान। हमारी सरकार दुकानदारों को, जो इस शॉपिंग फेस्टिवल में शामिल मार्केट्स और दुकानदार होंगे, रेस्तरां के मालिक होंगे, बिजनेसमैन होंगे, उनको SGST रिफंड देके उनको डिस्काउंट ऑफर देने के लिए लोगों को प्रेरणा देगी। क्योंकि हमारा मकसद टैक्स कलेक्शन नहीं है, हमारा मकसद है जॉब क्रिएशन। जॉब क्रिएट तब होगा जब बिजनेस आगे बढ़ेगा। इससे घरेलू और विदेशी पर्यटकों की संख्या में करीब 4 लाख की वृद्धि होगी, जिससे होटल, रेस्टोरेंट्स और पर्यटन और अन्य व्यवसायों में व्यापक लाभ होगा और कुल मिला के इन क्षेत्रों में नियोजित 12 लाख लोगों के जीवन पे पॉजिटिव असर पड़ेगा और उम्मीद है कि इससे व्यापार में कम से कम 25% का व्यापार बढ़ेगा। दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल की तर्ज पे, अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के बाजारों के व्यापार को बढ़ाने के लिए एक और फेस्टिवल हम इस बजट में लेके आए हैं, दिल्ली होलसेल शॉपिंग फेस्टिवल। दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल में जहां हम उपभोक्ताओं के नजरिए से सारी योजनाएं बनाएंगे, वहीं दिल्ली होलसेल शॉपिंग फेस्टिवल में दिल्ली के प्रमुख होलसेल बाजारों के साथ मिलकर दिल्ली, NCR और उसके पूरे देश के लोगों के लिए एक नया होलसेल शॉपिंग एक्सपीरियंस क्रिएट करेंगे। और वो लोग पहले से भी दिल्ली में होलसेल के लिए आते हैं। हम जानते हैं कि दिल्ली उत्तर भारत में होलसेल का एक बड़ा ट्रेडिंग सेंटर रहा है। आज भी दिल्ली में हो रहे बाजार का, आज भी दिल्ली के पूरे व्यापार का 60% होलसेल से आता है, पूरे बाजार का। ये दिल्ली के होलसेल व्यापारियों का भरोसा है, उनके द्वारा स्थापित भरोसा है, जिसे हमारी सरकार आधिकारिक रूप से आगे बढ़ाएगी और दिल्ली के होलसेल मार्केट को एक नई पहचान देगी। दिल्ली सरकार इस फेस्टिवल के लिए दिल्ली के होलसेल व्यापारियों के साथ मिलकर इसका आयोजन तो करेगी, साथ में होलसेल के जो कस्टमर्स पूरे देश से आएंगे, जो परचेजर्स आएंगे, उनके लिए छूट की आकर्षक योजना तैयार करने में भी मदद करेगी। अध्यक्ष महोदय, आज लोग दुनिया भर में चीन के माल की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। उसका एक बड़ा कारण है कि वहां की सरकार होलसेल शॉपिंग को खूब प्रमोट करती है। चीन के जियांग में युवु शहर में होने वाला होलसेल शॉपिंग फेस्टिवल दुनिया के लोगों को वहां खींच के ले जाता है। वहां तरह तरह के लोगों को ऑफर्स दिए जाते हैं और बड़ा गेम चेंजर है चीन की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में। और जब इन होलसेल की परचेज करने वालों के सामने बात दिल्ली के सामान की आएगी तो हमको पूरा यकीन है कि चीन के सामान के भरोसे के आगे दिल्ली के सामान के प्रति भरोसा सैकड़ों गुना ज्यादा होगा। और जब दिल्ली का सामान देश के होलसेल बाजार में अपनी जगह बनाएगा तो नौकरियों के कितने अवसर पैदा होंगे, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल और दिल्ली होलसेल
शॉपिंग फेस्टिवल के लिए मैं इस बजट में 250 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा हूं। दिल्ली में दुकानदारों के व्यापार को आगे बढ़ाने और रिटेल मार्केट को बूस्ट देने के लिए सरकार एक और योजना लेके आ रही है, दिल्ली बाजार। ये माननीय मुख्यमंत्री की एक बहुत विशेष योजना है, इन्होंने उसको कॉन्सेप्टलाइज किया है। हम सब जानते हैं कि हमारे रिटेल व्यापारियों को ऑनलाइन शॉपिंग में कड़ा कंपटीशन है। इसे देखते हुए हमने स्थानीय बाजारों के लिए दिल्ली बाजार नाम से एक पोर्टल मंच तैयार करा रहे हैं, जिसपे शॉपर्स वहां आएंगे और ऑनलाइन सेलर्स भी वहां आएंगे, शॉपर भी वहां के देख सकेंगे, ऑनलाइन बिक्री, ऑनलाइन परचेजिंग करेंगे। ये गो लोकल होगा, लोकल लेवल के लोग अपने आसपास की दुकान से ऑनलाइन परचेजिंग कर सकेंगे। तो गो लोकल को प्रोत्साहित करते हुए हम ये स्थापित करेंगे। इसमें 24 घंटे 7 दिन ये एक वर्चुअल स्टोर के रूप में काम करेगा लोगों को। ये व्यवस्था हमारे स्थानीय व्यापारियों के लिए जीरो सेटअप कॉस्ट, इसमें व्यापारी को कुछ नहीं देना पड़ेगा, दुकानदार को कुछ नहीं देना पड़ेगा, शून्य खर्च पे की जाएगी। दिल्ली बाजार का एक और आकर्षण ये होगा कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ ग्राहक दिल्ली के जो प्रसिद्ध आइकॉनिक मार्केट्स हैं, जैसे चांदनी चौक है, सरोजनी नगर है, करोल बाग है, इनका पूरा वर्चुअल टूर कर सकेगा और वहां से वर्चुअल टूर करते करते किसी दुकान में जाके वहां से शॉपिंग कर सकेगा। ये इसका एक बड़ा आकर्षण रहेगा। इसके जरिए हमारे स्थानीय व्यापारी को अपने टारगेट कस्टमर तक पहुंचने में काफी मदद मिलेगी और मैं इस योजना के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूं, जिसमें दिल्ली के 10 लाख रिटेल शॉपकीपर्स को फायदा पहुंचने की उम्मीद है। अध्यक्ष जी, अपने इस प्रयास से केवल रिटेल सेक्टर में हम अगले 5 साल में रोजगार के 3 लाख नए अवसर देख रहे हैं और अगले 1 साल में केवल अगले ही फाइनेंशियल ईयर में 1,20,000 अवसर हम इसमें जॉब्स के देख रहे हैं। दिल्ली के बाजार, अध्यक्ष महोदय, सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ नहीं है, बल्कि हमारे मान सम्मान की वजह भी बनते हैं। दिल्ली का एक ऐसा मार्केट है गांधीनगर का रेडीमेड गारमेंट और टेक्सटाइल बाजार। इसके बारे में हम भी बचपन से कहते रहे हैं और हर एक दिल्ली का आदमी हमेशा गर्व के साथ कहता है कि एशिया का सबसे बड़ा रेडीमेड गारमेंट, अनिल जी, सब कहते रहे हैं कि एशिया का सबसे बड़ा रेडीमेड गारमेंट हमारे गांधीनगर में है। ये हर दिल्ली वाला गर्व के साथ सबको बताता रहा है। इस बाजार का डेली का जो टर्नओवर है, डेली का टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का है और इसमें रोजगार के 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 से 3 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। सरकार की योजना है कि रेडीमेड गारमेंट्स टेक्सटाइल के क्षेत्र में दिल्ली की आन बान शान गांधीनगर के इस मार्केट को ग्रेट गारमेंट हब के रूप में विकसित करें और यहां से तैयार गारमेंट्स को लोग इस्तेमाल के लिए जब करें तो बड़ी शान के साथ कह सकें कि दिस इज रेडीमेड इन दिल्ली। इसके लिए कानूनी मान्यता, इंफ्रास्ट्रक्चर, रीडेवलपमेंट, नए सर्विस सेंटर्स का निर्माण, गांधीनगर की पूरी रीब्रांडिंग, मार्केटिंग, रीपोजिशनिंग, इसकी जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हमने पूरा कार्यक्रम बनाया है। इस कार्यक्रम में अगले 5 साल में रोजगार के 40,000 नए अवसर पैदा हम होते हुए देख रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय परिदृश्य के पर एक अभी थोड़ी देर पहले सदन के समक्ष रखा था कि 2030 तक हमारे देश में 9 करोड़ नई नौकरियों की जरूरत पड़ेगी। इसमें सबसे बड़ी चुनौती है कि इतने आने वाले समय में वो नौकरी आएंगी कहां से? ये 9 करोड़ रोजगार देगा कौन, पैदा कौन करेगा? पूरे देश के बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन दिल्ली में हमने इसकी एक अनोखी शुरुआत की है कि हम स्कूल के लेवल से ही अपने बच्चों को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी पैदा करने वाला बनाते हैं। हमने पिछले साल दिल्ली के स्कूलों में बिजनेस ब्लास्टर नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया, जिसका मकसद था 11वीं और 12वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को अपने बिजनेस आइडियाज पे सफलतापूर्वक काम करके दिखाने की हमने चुनौती दी। 3 लाख से अधिक बच्चों ने 51,000 बिजनेस आइडियाज पे काम किया और आज उनमें से कई हजार बिजनेस आइडियाज ऐसे हैं जिन पर हमारे बच्चे 11वीं 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे लगातार काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और दूसरे लोगों को भी पैसा कमाने का अवसर दे रहे हैं। अगले फाइनेंशियल ईयर से बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम को दिल्ली के सरकारी स्कूलों के साथ साथ दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों पर भी हम लागू करेंगे, क्योंकि ताकि सरकारी और प्राइवेट दोनों जगह पढ़ने वाले हमारे बच्चे नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने, उसकी मानसिकता के साथ अपनी पढ़ाई करें। और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले वर्षों में दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हमारे यही बच्चे जब यूथ बन के देश में खड़े होंगे तो यही 9 करोड़ जॉब यही लोग क्रिएट करेंगे। अध्यक्ष महोदय, जब हम कहते हैं कि हमारे बच्चे नौकरी मांगने वाला नहीं, देने वाले बने, तो मैं एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम उनको उस तरह का स्वरोजगारी नहीं बना रहे जिस तरह के स्वरोजगारी हमारे मुल्क में पिछले कुछ दशकों में खड़े किए गए हैं। मशहूर आर्थिक पत्रकार अंशुमन तिवारी और आनंद सेन गुप्ता ने अपनी एक किताब में उल्टी गिनती नाम की किताब लिखी है। उन्होंने उसमें लिखा है कि स्वरोजगारी भारत का सबसे अंधेरा कोना है।
दिल्ली सरकार स्वरोजगार की इस हकीकत से वाकिफ है। मैं सदन को भी अवगत कराना चाहता हूं इसके कुछ फैक्ट्स कि भारत के कामगारों में हर दूसरा आदमी सेल्फ एम्प्लॉयड है। इसका मतलब है कि भारत में जितने भी लोग कुछ काम कर रहे हैं उनमें से आधे लोग कोई नौकरी करते हैं और आधे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। और ये जो हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड है ना अध्यक्ष महोदय, मतलब 50% वर्किंग पॉपुलेशन हमारी सेल्फ एम्प्लॉयड है और इस 50% का 60% खेती में लगा हुआ है। बाकी 40% लोग स्वरोजगारी हैं और ये जो लोग काम कर रहे हैं वो कोई दुकान चला रहे हैं, वर्कशॉप चला रहे हैं, कोई सर्विस दे रहे हैं, रेहड़ी लगा रहे हैं, रिपेयरिंग कर रहे हैं, दुकानदारी, कारपेंटर कर रहे हैं, लोहार हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, पेंटर सैलून जैसा काम कर रहे हैं। एक डेटा यह है कि ये देश के इन तमाम स्वरोजगारियों में केवल 4% स्वरोजगारी ऐसे हैं जो दूसरे लोगों को रोजगार देते हैं। बाकी सब बामुश्किल अपनी फैमिली चला पा रहे हैं या उनकी फैमिली के लोग बिना पेमेंट के उनके साथ काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कोई गलत बात है, स्वरोजगार करके अपना घर चलाना अच्छी बात है, लेकिन ये पूरा समाधान नहीं है, वो समाधान नहीं है जो राष्ट्रीय स्तर पर नए नए जॉब्स के लिए हमको चाहिए। हमें राष्ट्रीय स्तर पर 9 करोड़ अगर जॉब्स क्रिएट करने हैं तो खाली ऐसे स्वरोजगारी खड़े करने से काम नहीं चलेगा जो अपने महीने में 15-16 हज़ार रुपये कमाते हों, 10 हज़ार रुपये कमाते हों। हमें ऐसे लोग खड़े करने पड़ेंगे जो दूसरे लोगों को व्हाइट कॉलर जॉब्स भी दे सकें। हमें एंटरप्रेन्योर्स खड़े करने पड़ेंगे। इसी जरूरत को समझते हुए दिल्ली सरकार ने एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट प्रोग्राम और बिजनेस ब्लास्टर शुरू किए हैं। ये इसका समाधान निकाला है और इस पाठ्यक्रम का लक्ष्य ये रखा है कि हमारे बच्चे अब नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि स्कूल कॉलेज से पढ़ के निकलें तो नौकरी देने वाले बन के निकलें। इस पाठ्यक्रम से हम दिल्ली के स्कूलों में भविष्य के बिजनेस लीडर्स दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप पॉलिसी बनाई है और मुझे सदन के समक्ष ये जानकारी साझा करते हुए खुशी हो रही है। केंद्र सरकार ने भी इस बात को माना है कि आज हमारी दिल्ली भारत की स्टार्टअप राजधानी है। यहाँ देश के सबसे ज्यादा स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। दिल्ली के स्टार्टअप इकोसिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए हमने दिल्ली की स्टार्टअप पॉलिसी को और प्रोग्रेसिव बनाया है। हमारे देश में आज अगर कोई युवा स्टार्टअप सेटअप करना चाहता है तो उसको अपना मूल काम छोड़ के, जो उसका मूल आइडिया है उसको छोड़ के वो सरकार के साथ उलझता है, टैक्स सिस्टम में उलझता है, एनफोर्समेंट में उलझता है, जीएसटी में, एमसीडी में उलझता है, पेटेंट के लिए उलझता है। इस जैसे काम में 90% समय देता है स्टार्टअप वाला युवा और 10% अपने मूल काम में देता है। हमारी स्टार्टअप पॉलिसी जो नई बन रही है ये सुनिश्चित करेगी कि स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं का 100% समय अपने आइडिया पे काम करने में जाए और जो 90% समय इधर उधर जाता है, इधर उधर की फॉर्मेलिटीज में जाता है, वो उसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार नई स्टार्टअप पॉलिसी में। सरकार इंक्यूबेशन सेंटर बनाएगी स्टार्टअप के लिए। इनकी मार्केटिंग, इनकी मेंटरिंग, इनके इन्वेस्टमेंट के लिए सम्मेलन आयोजित करेगी। इनके फाइनेंस के लिए बैंक्स और इन्वेस्टर्स के साथ इनका टाइप कराएगी। नई स्टार्टअप लागू होने के बाद हर साल बजट में इसके लिए मैंने 50 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है इस साल के बजट में। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने दिल्ली के लिए एक दिल्ली फिल्म पॉलिसी तैयार की है। ये दिल्ली में टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण वातावरण तैयार करेगी। दिल्ली की विविध संस्कृतियां, विविध लोग, विविध परिदृश्य फिल्म निर्माताओं को दिल्ली की ओर आकर्षित करते रहते हैं। एक फेवरेट शूटिंग डेस्टिनेशन दिल्ली रहा है। दिल्ली सरकार अपनी फिल्म पॉलिसी के माध्यम से इसको और बेटर बनाएगी। दिल्ली को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्मों के लिए शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में बहुत प्रोफेशनल तरीके से खड़ा करेगी, ब्रांडिंग करेगी। इसका एक महत्वपूर्ण पहलू पूरी तरह से ऑनलाइन सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म, ई फिल्म क्लियरेंस होगा, जो 25 से ज्यादा स्टेक होल्डर एजेंसी, जिसमें भारत सरकार की एजेंसीज भी हैं, दिल्ली सरकार की भी हैं, 25 से ज्यादा स्टेक होल्डर एजेंसीज के साथ सभी अप्रूवल प्रक्रियाओं को तेजी से ट्रैक करेगा। इस पॉलिसी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली में जो स्थानीय प्रतिभाएं हैं, स्किल्ड युवा हैं, उनको नौकरी के, क्योंकि जब फिल्म शूटिंग्स दिल्ली में बढ़ेंगी, एक टूरिज्म बढ़ेगा, तो दिल्ली के लोकल टैलेंट को जॉब्स के नए नए अवसर मिलेंगे। ये दिल्ली में हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स भी हम इस पॉलिसी के तहत तैयार करेंगे, जिन्हें प्रोफेशनल्स के रूप में ट्रेंड करेंगे। और इसके लिए हमारी सरकार दिल्ली के प्रतिभाशाली युवाओं को स्कॉलरशिप भी देगी और इंटर्नशिप भी देगी। फिल्म पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए अध्यक्ष जी, हर साल दिल्ली में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी आयोजित होगा। इस फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से दिल्ली की समृद्ध संस्कृति और विविधता को फिल्मों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा और देश भर की फिल्म बरादरी को फेस्टिवल में बुलाया जाएगा। ये फेस्टिवल टूरिस्ट को भी एक अलग अनुभव देगा, एक अच्छा अनुभव देगा। अब मैं थोड़ा सा फूड सेक्टर पे बात करूंगा। दिल्ली की एक पहचान हमारे यहाँ के उपलब्ध व्यंजन और भोजन की विविधता भी है। दिल्ली के आकर्षक व्यंजन, पराठे, चाट, छोले भटूरे, पकौड़े, गोलगप्पे, कबाब, बहुत सारे खान पान है अध्यक्ष महोदय, आप सब भी जानते हैं।
ये घरेलू और देशी दोनों पर्यटक जब आते हैं तो दिल्ली में चुन के जाते हैं, डेस्टिनेशन के बेस पे जाते हैं। तो दिल्ली में भोजन और पेय पदार्थ के क्षेत्र में व्यापारी और कर्मचारियों को बढ़ावा देने के लिए हम 4 नीति शुरू कर रहे हैं, जिससे अगले 5 साल में रोजगार के 60,000 नए अवसर पैदा होंगे। हम दिल्ली में प्रमुख फूड हब्स की पहचान करेंगे, उनको रिडेवलप करेंगे और दिल्ली की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत के रूप में उनको प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ दिल्ली सरकार दिल्ली में एक नई फूड ट्रक पॉलिसी लेके आएगी। फूड ट्रक पॉलिसी में फूड ट्रकों को शहर में अलग अलग फिक्स लोकेशंस पे रात को 8 बजे से शाम को 8 बजे से रात के 2 बजे तक फूड ट्रक्स सर्विस देंगे, अपनी उनको अनुमति दी जाएगी। इससे दिल्ली की नाइट इकोनॉमी भी आगे बढ़ेगी और रोजगार के नए नए अवसर पैदा होंगे। रेस्टोरेंट उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली में इसकी बहुत मांग बढ़ती है। क्लाउड किचन की संख्या 20% हर साल बढ़ रही है, हमने इसकी पूरी स्टडी कराई। तो हर साल 20% क्लाउड किचन नए आ जाते हैं दिल्ली में। वर्तमान में दिल्ली में 20,000 से ज्यादा क्लाउड किचन है और करीब 2 लाख लोगों को डायरेक्ट और 50,000 लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार ये दे रहे हैं। क्लाउड किचन उन स्टोर्स में शामिल हैं जो नाइट टाइम इकोनॉमी को भी सपोर्ट करते हैं। रेवेन्यू जनरेशन की एक बहुत बड़ी संभावना है इसमें, इस सेक्टर में, क्योंकि इसमें काफी नौकरियां भी निकल सकती हैं साथ साथ में। तो अध्यक्ष महोदय, वृद्धि की अपार संभावनाओं को देखते हुए बजट 22-23 में इस इंडस्ट्री की क्षमता को अधिकतम करने के लिए प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज सरकार सिस्टम देगी। प्लग एंड प्ले की सुविधाओं के साथ इन क्लाउड किचन्स को भूमि प्रदान करने और लाइसेंस और नियमों की संख्या को आसान बनाने की योजना हम लेके आए हैं। ये इंडस्ट्री अगले 5 साल के अंदर 42,000, पूरा कैलकुलेशन किया हमने, 42,000 नए रोजगार क्लाउड किचन इंडस्ट्री से निकलेंगे। अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए तेजी से बढ़ रहे सेक्टर्स में निवेश करना जरूरी है अध्यक्ष महोदय। रिटेल और फूड बेवरेज सेक्टर इसका उदाहरण है और जो 25% हर साल बढ़ रहा है। इसमें हाई ग्रोथ इनकम भी लोगों को मिलती है। लेकिन रिटेल सेक्टर में दिल्ली में एक कमी दिखती है बड़े मॉल्स की। यहाँ केवल 10-12 सफलतापूर्वक चलने वाले मॉल्स हैं और एवरेज देखें तो 20 लाख लोगों पे एक मॉल है। इससे यहाँ की नौकरी और खरीदार जो है NCR चले जाते हैं, गुड़गांव चले जाते हैं, नोएडा चले जाते हैं। दिल्ली में प्रति 1000 की आबादी पे मॉल स्पेस की उपलब्धता सबसे कम है। दिल्ली की तुलना में NCR में ये 6 गुना ज्यादा है। हमारा प्रस्ताव दिल्ली में ग्रेड A रिटेल और फूड हब विकसित करना है, ताकि आज लोग खरीदारी के लिए जिस प्रीमियम एक्सपीरियंस के लिए NCR जाते हैं, उनको दिल्ली में वर्ल्ड क्लास ब्रांड और रिटेल की सुविधाएं मिल सके। इसके तहत बस डिपो और टर्मिनल्स में जो सरकार के पास जमीन उपलब्ध है उसका उपयोग करके वहां पे ये हब विकसित किए जाएंगे, क्योंकि ये दिल्ली के प्रमुख स्थानों तक लोग आसानी से पहुंच सकें और उपभोक्ताओं के बड़ी संख्या वाले क्षेत्र हैं। ये ग्रेड स्पेस सभी आधुनिक तकनीकों के साथ तैयार किए जाएंगे जो दिल्ली को भारत में एक शानदार शॉपिंग और फूड हब के रूप में विकसित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, एक और नया प्रस्ताव इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग आज दुनिया में सबसे ज्यादा जॉब्स देने वाला उद्योग है। इसकी खास बात यह है कि ये नॉन पॉल्यूटिंग सेक्टर है। परंपरागत रूप से अगर पुरानी चीज देखें तो दिल्ली 70-80 के दशक में भारत में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड का सेंटर था। आज भी दिल्ली के इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल मार्केट देश में पूछे जाते हैं। दिल्ली की खुद की मांग और देश की मांग को पूरी करने के उद्देश्य से हम दिल्ली में एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी का निर्माण करेंगे। इससे स्थापित हो जाने के बाद 80,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें इस प्रयोजन के लिए सरकार बपरौला में 90 एकड़ में प्लग एंड प्ले मैन्युफैक्चरिंग केंद्र की स्थापना करेगी, ताकि इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को दिल्ली में अपना बेस स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया जा सके। हम इस कार्यक्रम को भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMC कार्यक्रम के सहयोग से करने की कोशिश करेंगे। वर्तमान में दिल्ली में 25 नोटिफाइड नॉन कन्फर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया हैं, जिसमें करीब 16 लाख लोग काम करते हैं। इन क्षेत्रों के रिडेवलपमेंट की और अपग्रेडेशन की जरूरत है। अगले 5 साल में दिल्ली सरकार नॉन कन्फर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया के रिडेवलपमेंट पर ध्यान केंद्र करेगी और इसके अंतर्गत यहाँ के एरियाज को ग्रीन बनाएंगे, साफ सुथरा करेंगे, टिकाऊ बनाएंगे, व्यापार के अवसरों को विकसित करने में यहाँ की इंडस्ट्री को मदद करेंगे, यहाँ के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करेंगे और इसमें हम डेवलपर्स की मदद भी लेंगे, ताकि लेआउट की तैयारी, अप्रूवल्स, सीवेज सिस्टम्स, CTP, वाटर सप्लाई, इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट, रोड डेवलपमेंट, ये सारी सुविधाएं वहाँ पे जुटाई जा सकें। सरकार वहाँ पे कॉमन फैसिलिटी सेंटर CFC भी बनाएगी, जिससे इन औद्योगिक क्षेत्रों की जरूरत के अनुसार R&D, एक्सपीरियंस सेंटर, वहाँ टूल रूम, प्रोसेसिंग सेंटर, मान्यता प्राप्त लैब्स वहाँ पे हों।
बिजनेस कन्वेंशन सेंटर, रॉ मटेरियल बैंक हो, लॉजिस्टिक सेंटर, इसके अलग अलग सेक्टर इसमें शामिल होंगे। इन नॉन कन्फर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया के पुनर्विकास के बाद दिल्ली के लोगों के लिए 6 लाख से अधिक जॉब के नए अवसर पैदा होंगे। इसका भी हमने पूरी स्टडी कराई है। अध्यक्ष महोदय, आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा और पानी उपलब्ध कराना दिल्ली सरकार के 2047 के विजन का एक हिस्सा है। इसे ध्यान में रखते हुए अगले 5 साल में दिल्ली सरकार ने कई पहल शुरू कर चुकी है और इससे 1 लाख ग्रीन जॉब्स दिल्ली में नए बनने वाले हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली की जो ईवी पॉलिसी हमने लॉन्च की, 18 महीने के अंदर अंदर भारत की ईवी कैपिटल हमारी पॉलिसी की वजह से दिल्ली में बन गई है। 2019-20 में दिल्ली में नए वाहनों की बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 1.2% थी 2 साल पहले। आज ईवी की बिक्री में 10% का आंकड़ा पार कर लिया है दिल्ली में और ये भारत का सबसे नंबर 1 स्टेट बन गया है। ईवी की सेल में 10% सेल ईवी व्हीकल्स की हो रही है। जो यूके, फ्रांस, सिंगापुर, इन जैसे देशों से भी ईवी परसेंटेज में हम आगे पहुंच गए हैं। अब जब ईवी की सेल बढ़ रही है, ईवी की हिस्सेदारी बढ़ रही है रेगुलर ट्रैफिक में, तो उसके चलते अगले 5 साल में उसकी मरम्मत के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए, उसके चार्जिंग स्टेशन के संचालन करने के लिए, उसके रखरखाव के लिए 20,000 नए रोजगार पैदा होंगे केवल ईवी से सेक्टर में। इसके अलावा दिल्ली सरकार अगले वर्ष से 30% रिजर्वेशन के साथ महिला ड्राइवरों के लिए 4200 से अधिक ई ऑटो लेके आ रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सहमति से अगले 5 साल में हम हर साल 5000 ई ऑटो परमिट जारी करेंगे और इससे 25,000 नई नौकरी पैदा होंगी। दिल्ली रूफटॉप सोलर यूनिट्स को अपनाने की दिशा में भी लगातार प्रगति कर रही है। रूफटॉप के 16 प्लांटों की स्थापित क्षमता पहले ही 900 मेगावाट पहुंच गई है। दिल्ली सरकार अगले 5 साल में रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करने की क्षमता को 2500 मेगावाट इसकी पीक तक पहुंचाने का लक्ष्य लेके नई सोलर पॉलिसी लेके आ रही है, जो दिल्ली की वार्षिक ऊर्जा की डिमांड में 10% हम सोलर एनर्जी से बनाएंगे। इससे क्षेत्र में नए जॉब्स पैदा होंगे, सेल्स में, कंस्ट्रक्शन में, निर्माण श्रमिकों के, इलेक्ट्रीशियन के, टेक्नीशियन, इंजीनियर, ये सोलर एनर्जी के सेक्टर में भी नए नए जॉब्स पैदा होंगे और हमने 40,000 नौकरियों की स्टडी की है जो इस सेक्टर में नई बनने वाली हैं। दिल्ली के ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए, पौष्टिक जीवन, जैविक भोजन की आपूर्ति के लिए और महिलाओं को घर घर पर रोजगार देने के लिए एक नई स्कीम सरकार पूसा इंस्टीट्यूट के सहयोग से लेकर आ रही है, स्मार्ट अर्बन फार्मिंग। भारत में किसी भी राज्य के लिए अपनी तरह की ये पहली पहल है, जहां दिल्ली सरकार पूरे दिल्ली के मोहल्लों में वर्कशॉप आयोजित करेगी और स्मार्ट अर्बन फार्मिंग को प्रमोट करेगी। उसको जन आंदोलन बनाने के लिए सब्सिडी युक्त सामग्री देगी, प्रशिक्षित माली देगी और दिल्ली की महिलाओं को विशेष तौर पे लोग अपनी छत पे, अपनी बालकनी में, जहां भी उनके पास छोटा सा भी स्पेस है, बहुत बड़ा स्पेस नहीं चाहिए, जितने में हमारे सेक्रेटरी साहब बैठे हैं इससे भी आधे स्पेस में काम हो जाता है। सही में जितने में एक एमएलए हमारे बैठे हैं ऑलमोस्ट उतने में एक छोटे घर के लिए अर्बन फार्मिंग का वो लग जाता है और उसको महिलाएं चलाती हैं। दिल्ली में काम होना शुरू हो गया, सरकार इसको बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़ाएगी और अर्बन फार्मिंग में महिलाओं की आजीविका भी बढ़ेगी, उनको अच्छा फूड भी, जैविक फूड घर पे मिलेगा और 25,000 नई नौकरियां अर्बन फार्मिंग में क्रिएट होंगी। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार ने 750 करोड़ रुपए की अनुमानित परिव्यय के साथ दिल्ली की 600 से अधिक झीलों और जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है, जो दशकों से उपेक्षित दिल्ली के जलाशयों को अतिक्रमण मुक्त करेगी और इन्हें डंप यार्ड में बदल दिया गया था उनको रीजनरेट करेगी। ये इस पैमाने पर इन जलाशयों के चल रहे मरम्मत कार्य, रखरखाव के लिए 6,000 से ज़्यादा ग्रीन जॉब्स पैदा करेंगे, ताकि एक बार पुनर्जीवित होने के बाद ये जलाशय खराब भी ना हो, उसकी भी स्कीम हम लेके आ रहे हैं। कोरोना की पहली लहर के बाद जब पूरे देश में अध्यक्ष महोदय करोड़ों लोग बेरोजगार हुए, तो दिल्ली सरकार ने नौकरी देने में नौकरी चाहने वालों को जोड़ने के लिए एक रोजगार बाजार पोर्टल शुरू किया। रोजगार बाजार 1.0 की सफलता बताती है कि इसमें 15 लाख से अधिक नौकरी चाहने वालों ने रजिस्ट्रेशन किया और 10 लाख नौकरी देने वालों ने रजिस्ट्रेशन किया, इसलिए 10 लाख इसमें नौकरी मिली। इतने कम समय में इतनी ज्यादा नौकरी दिलाने वाला है शायद किसी भी राज्य का ये सबसे सफल प्रयोग होगा। इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए सरकार अगले साल रोजगार बाजार 2.0 लॉन्च कर रही है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मोबाइल एप्लीकेशन को हम जोड़ रहे हैं। रोजगार बाजार 2.0 में हम जॉब्स की स्मार्ट मैचिंग, प्लेसमेंट की ट्रैकिंग, एम्प्लॉयर्स के वेरिफिकेशन और एक बहुत मजबूत एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म ये इससे लैस करेंगे इसको। इस पोर्टल के माध्यम से हमारा लक्ष्य है कि दिल्ली के युवाओं को और खास के महिलाओं को
हर साल कम से कम 1 लाख नई नौकरियां मिलती रहें। इसके साथ साथ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो लोग नौकरी चाह रहे हैं उनको टेक्निकल और उनके सॉफ्ट स्किल को अपग्रेड करने के लिए अलग अलग ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज भी हम एक्सप्लोर करने में मदद करेंगे। कैरियर काउंसलिंग उनकी कराएंगे, 1-to-1 उनके सेशन कराएंगे, ताकि जब एम्प्लॉयर उनको हायर करे तो उसकी थोड़ी सी अपग्रेडेशन हो जाए। सरकारी नौकरी और सरकार द्वारा रोजगार संबंधी जो सोशल बेनिफिट्स दिए जाते हैं उनकी भी सारी वैल्यू एडेड सुविधाएं सूचनाएं उस पर उपलब्ध होंगी। अध्यक्ष महोदय, इस रोजगार बजट का एक अहम उद्देश्य महिलाओं को रोजगार और उनका आर्थिक विकास है। वर्किंग फोर्स में महिलाओं की आबादी महिलाओं की भारत में भागीदारी एशिया में सबसे पिछड़े देशों में से आती है, पूरे इंडिया में। जबकि भारत में पिछले 3 दशक में हमने देखा कि इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक ठाक हुई, लेकिन यह हैरानी करने की बात है कि इस दौरान महिलाओं की वर्किंग फोर्सेस में नीचे गया। 1999 में 34% से घट के पूरे इंडिया की वर्किंग फोर्स में विमेन फोर्स जो है 99 में 34% थी, जो 2019 में 20% रह गई, और जो दुनिया भर में देखे जा रहे ट्रेंड के अपोजिट चल रही है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश में वर्किंग फोर्स में महिलाओं की भागीदारी 30% और चीन में 60% है। हमारे यहाँ इंडिया में 20% है। इसके अलावा महामारी के दौरान जो बेरोजगारी उत्पन्न हुई उसमें सबसे ज्यादा जॉब्स महिलाओं के गए हैं। सारे अर्थशास्त्री इस बात पर सहमत हैं कि जब तक भारत की महिलाएं देश की वर्किंग फोर्स से बाहर रहेंगी तब तक भारत एक विकासशील से विकसित देश बनने का सपना रह जाएगा। इसके मद्देनजर इस साल के बजट में जो मैंने अभी कुछ योजनाएं पेश की और आगे जो करूंगा, इसमें महिलाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने पर हम फोकस कर रहे हैं। गांधीनगर में जो हम रिटेल सेल की बात कर रहे हैं, डिजाइन रेडीमेड कपड़ों का काम महिलाएं द्वारा किया जाता है ज़्यादातर। गांधीनगर को जैसे ही गारमेंट डिजाइन और असेंबली के हब के रूप में विकसित करेंगे, महिलाओं के लिए उसमें अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली इकाइयां ज्यादातर महिलाओं को रोजगार देती हैं। दिल्ली के इलेक्ट्रॉनिक शहर स्थापना से फिर से महिलाओं के लिए रोजगार के और अवसर पैदा होंगे। दिल्ली में अर्बन फार्मिंग, इलेक्ट्रिक ऑटो, इलेक्ट्रिक बस के चलन में महिलाओं को रोजगार देने के लिए नए अवसर मिल रहे हैं। रोजगार बाजार 2.0 में भी हम महिलाओं को ज्यादा रोजगार कैसे मिले उस पर हम खास ध्यान देंगे। इस तरह विभिन्न क्षेत्रों में अगले 5 साल में कम से कम 20 लाख रोजगार पैदा होंगे। इसके साथ ही सरकार एक और महत्वपूर्ण योजना लेके आ रही है, जो मैंने 20 लाख रोजगार के अलावा बताया, कि सरकार अपने हर एक विभाग में दिल्ली सरकार के किसी भी संस्थान में इस सदन द्वारा पास किए जा रहे बजट का एक रुपया जहां भी खर्च हो रहा है, वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहा हो, सड़क बनाई जा रही हो, बिल्डिंग बनाई जा रही हो, पुल बनाए जा रहे हो, स्कूल अस्पताल कॉलेज चलाए जा रहे हो या बनाए जा रहे हो, बिजली पानी की व्यवस्था में पैसा खर्च हो रहा हो, कॉल सेंटर, कला संस्कृति की कहीं सेवाएं ली जा रही हो, जहां भी इस बजट से पास, इस यहाँ विधानसभा से पास बजट का एक भी रुपया खर्च हो रहा है, उस काम का हम एम्प्लॉयमेंट ऑडिट करवाएंगे। वहां से उससे कितने जॉब मिले, इसका पूरा एम्प्लॉयमेंट ऑडिट का पूरा प्लान लेके आ रही है सरकार। और ये पूरे देश में पहली बार होगा कि जनता के टैक्स के पैसे से हो रहे काम से कितने जॉब क्रिएट हुए उसका भी लेखा जोखा योजना में भी शामिल होगा और उसका ऑडिट भी करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि ये सब कार्यक्रम जो मैंने अभी रोजगार बजट के तहत आपके समक्ष रखे, अगले 5 वर्ष के लिए योजना है हमारी, और इनके सफल क्रियान्वयन से जो नई नौकरियां निकलेंगी उनमें अगले 5 साल में कम से कम 20 लाख कम से कम नौकरियां नई निकलेंगी। इन कार्यक्रमों के लिए अगले 5 साल के दौरान 4,500 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। पहले वर्ष के लिए, अगले वित्त वर्ष के लिए मैं इसमें 800 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित करूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ी सी बात स्वास्थ्य सेवाओं पर करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सदन में प्रस्तुत पिछले 7 बजट में हर बार शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकता रहे हैं। दिल्ली में रह रहे हर नागरिक के लिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हर व्यक्ति के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज उपलब्ध कराना माननीय मुख्यमंत्री जी के गवर्नेंस मॉडल का एक बहुत अहम हिस्सा रहा है। नए अस्पताल बनाने से लेकर मोहल्ला क्लिनिक जैसी अवधारणा पर सफलतापूर्वक काम करके केजरीवाल सरकार की पिछले 7 साल की बड़ी उपलब्धियों में से हेल्थ सेक्टर रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार दिल्ली के नागरिकों को 520 आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक दे चुकी है, 29 पॉलीक्लिनिक, 38 मल्टी स्पेशलिटी सुपर हॉस्पिटल के अस्पतालों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं दे रही है। 94 पॉलीक्लिनिक मौजूदा औषधालयों का उन्नयन कर स्थापित किए जा रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिकों की संख्या भी बढ़ के 1000 होगी। 2022-23 के बजट में आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक और पॉलीक्लिनिक के लिए मैं 475 करोड़ रुपए का बजट रख रहा हूं। दिल्ली में केजरीवाल सरकार द्वारा स्थापित मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल की सफलता को देखते हुए, बुराई कोई भी करता रहे, लेकिन देश के लगभग सारे राज्यों के छोटे बड़े कस्बों में मोहल्ला क्लिनिक बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, सारे राज्यों में।
किसी और नाम से कर रहे हैं, कभी मोहल्ला क्लिनिक कह रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। 2015 में मोहल्ला क्लिनिक सत्येंद्र जैन जी ने और माननीय केजरीवाल जी ने क्यों कॉन्सेप्टलाइज किए, क्यों बनाए, और मोहल्ला क्लिनिक ने कौन सी समस्या का समाधान किया है, इस पे मैं 2 मिनट लूंगा। आज रोजगार बजट में रख रहा हूं, तो मोहल्ला क्लिनिक भी उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है और उसकी आधारशिला पिछले 5-7 साल में रखी गई है, उस पर मैं बात रख रहा हूं। हमें समझना होगा अध्यक्ष महोदय कि भारत की नई गरीबी बीमारी से निकल रही है। भारत में जो नया गरीब पैदा हो रहा है वो बीमारी से पैदा हो रहा है। भारत में हर साल 5.5 करोड़ लोग, यानी कि पूरी आबादी का 4.6% बीमारी की वजह से गरीबी में जा रहा है। इनमें से 72, जो ये 5.5 करोड़ लोग मैंने बताया पूरे इंडिया में, इनमें से 72% केवल प्राइमरी हेल्थ पे उनका जो खर्च हो रहा है उसके कारण गरीब हो जाते हैं। इसलिए मोहल्ला क्लिनिक यहीं पर आवश्यकता बनती है। ये प्रयोग दिल्ली में सफल हुआ और आज अगर दिल्ली की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, दिल्ली की इकोनॉमी बढ़ रही है और महामारी और महामंदी के दौर में अगर दिल्ली की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती रही तो इसमें मोहल्ला क्लिनिक ने एक अहम भूमिका निभाई है। मुझे सदन को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब तक 5 करोड़ 49 लाख मरीज इन मोहल्ला क्लिनिक में उपचार लेके जा चुके हैं। यही वो लोग हैं अध्यक्ष महोदय, यही वो लोग हैं, अगर इनको समय पर और सही से प्राथमिक उपचार नहीं मिलता, मोहल्ला क्लिनिक में अच्छा डॉक्टर इनको निःशुल्क सुविधा नहीं देता, एक MBBS डॉक्टर इनका इलाज नहीं करता, तो संभवतः इनमें से भी बहुत सारे लोग बीमारी के कारण देश के नए गरीबों में शामिल हो जाते हैं। दिल्ली सरकार ने आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक को विस्तार देते हुए दिल्ली के स्कूलों में भी अब आम आदमी स्कूल क्लिनिक शुरू किए हैं। फिलहाल 20 स्कूल से ये क्लिनिक शुरू किए गए हैं और इसमें हर बच्चे का हर 6 महीने में चेकअप किया जाएगा एक योग्य डॉक्टर और नर्स के द्वारा। साथ ही हर आम आदमी स्कूल क्लिनिक में एक मनोचिकित्सक भी लगाया जा रहा है, ताकि बच्चों के मानसिक विकास की, उनकी मानसिक उलझन की, उनकी अगर वो किसी मानसिक अवसाद से गुजर रहे हैं तो उसकी भी जांच हर 6 महीने में हर एक स्कूल में बच्चे की होती रहे। ये स्कूल क्लिनिक का काम है। हमारी सरकार ने मौजूदा अस्पतालों के विस्तार, अपग्रेडेशन और नए अस्पतालों का निर्माण कार्य शुरू किया है। इसके तहत बुराड़ी में 768 बिस्तरों का अस्पताल पूरा हो चुका है और कोविड रोगियों के लिए 450 बिस्तरों के साथ वहाँ काम कर रहा है। इसी प्रकार अंबेडकर नगर अस्पताल भी कोविड रोगियों के लिए 200 बिस्तर की क्षमता के साथ काम शुरू कर चुका है। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका भी कोविड रोगियों के उपचार की व्यवस्था हो गई है। अगले साल से यह अस्पताल 1241 बिस्तरों की अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करना शुरू कर देगा। 15 मौजूदा हॉस्पिटल्स की रिमॉडलिंग का काम शुरू हो गया है और इसके अलावा 4 नए हॉस्पिटल्स के लिए प्रपोजल बनाए जा रहे हैं। नए अस्पतालों के बन जाने और मौजूदा की रिमॉडलिंग होने से इसके बाद 16,000 बिस्तर दिल्ली में नए उपलब्ध हो जाएंगे। मैं नए अस्पतालों के निर्माण और मौजूदा सरकारी अस्पतालों की रिमॉडलिंग के लिए 1900 करोड़ का बजट प्रस्तावित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली आरोग्य कोष के तहत यह भी एक माननीय मुख्यमंत्री जी के विजुलाइज की गई एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जनोपयोगी सेवा है। दिल्ली आरोग्य कोष के तहत निःशुल्क उपचार, सर्जरी, रेडियोलॉजी, क्लिनिकल सेवाएं उन रोगियों को निजी अस्पतालों के जरिए उपलब्ध कराई जा रही हैं जिनका कई कारणों के चलते दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में इलाज संभव नहीं हो पाता। इस योजना के लिए भी अगले साल 50 करोड़ रुपए का बजट इसमें प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, ये तो सब इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ फैसिलिटीज को आगे बढ़ाने से संबंधित काम है, लेकिन इसके अलावा 2 बड़े कदम जो सरकार उठाने जा रही है और जिसकी पूरी तैयारी हो चुकी है और इस साल से उन पर काम शुरू हो जाएगा, वो है, उसमें पहला है हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम और हेल्थ कार्ड। इसके तहत सारे नागरिकों को, दिल्ली के सब नागरिकों को उनके मतदाता पहचान या जनसंख्या रजिस्टर के आधार पर QR कोड बेस्ड ई-हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। इससे रोगियों की पहचान करने और जियो टैगिंग के साथ उनकी बीमारी की बुनियादी जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा यह प्रणाली फैमिली ट्री यानी परिवार के सदस्यों की जानकारी, उनकी बीमारी वगैरह का डिटेल लेने में मदद करेगी। इससे दिल्ली के सभी नागरिकों को बेहतर और समय पर इलाज करवाने में आसानी हो जाएगी। इस योजना के लिए अगले साल के लिए मैं 160 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित कर रहा हूं। दूसरा है हेल्थ हेल्पलाइन। जो हेल्थ कार्ड धारक होंगे उनके लिए एक निःशुल्क हेल्थ हेल्पलाइन शुरू की जाएगी जो 24 घंटे हेल्पलाइन होगी। इसमें फोन करके कोई भी हेल्थ कार्ड का धारक किस बीमारी के लिए कहां इलाज कराना है, क्या करना चाहिए जैसी सलाह ले सकते हैं। और इस हेल्पलाइन पे हेल्थ कार्ड धारकों को हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट देने की भी फैसिलिटी दी जाएगी। तो ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट चीजें आगे रिफॉर्म होंगे। मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में आम जनमानस को स्वस्थ रखने के लिए योग और ध्यान को
आम जनमानस तक निःशुल्क ले जाने के लिए आम आदमी योगशाला शुरू की गई है। इसकी घोषणा मैंने पिछले बजट में की थी और मुझे खुशी है कि कोरोना के लहरों के बीच भी दिल्ली सरकार के डिपसारू यूनिवर्सिटी ने ट्रेंड 450 योग शिक्षक रोजाना 15,000 से अधिक लोगों को उनकी सुविधा और समय के अनुसार योगशाला चला रहे हैं। लोगों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा अभियान है, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि योग को हमें जन आंदोलन बनाना है। उसके संकल्प के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। ये योजना अगले साल भी चलती रहेगी। इसके लिए बजट में अलग से 15 करोड़ रुपए का प्रावधान है। अध्यक्ष महोदय, जब मैं सदन के समक्ष केजरीवाल सरकार का मॉडल रोजगार बजट पहली बार लेके आया हूं, तो थोड़ी सी बात मैं स्वास्थ्य और रोजगार के रिश्ते पे भी करना चाहता हूं। यह भी इंपॉर्टेंट इस सदन को इंफॉर्मेशन है। अगर कोविड की बीमारी नहीं होती तो शायद लोगों का ध्यान इस ओर नहीं जाता कि किसी देश की आर्थिक प्रगति का उस देश के लोगों के स्वास्थ्य से सीधा संबंध होता है। नीति विश्लेषक और आर्थिक इतिहास के विशेषज्ञ अनिंद सेन गुप्ता ने लिखा है कि स्वास्थ्य की व्यवस्था आर्थिक चर्चाओं का हिस्सा होती नहीं है। ये ट्रेजेडी है हमारे देश में थोड़ी सी, कि हमारी जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, जब हम आर्थिक चर्चा करते हैं तो अपनी हेल्थ फैसिलिटीज, हेल्थ डेवलपमेंट, हेल्थ की बात नहीं करते, हम आर्थिक बात करते हैं, आर्थिक प्रगति की बात करते हैं। तो कहते हैं कि स्वास्थ्य की व्यवस्था आर्थिक चर्चाओं का हिस्सा नहीं होती। लेकिन महामारी के बाद दुनिया समृद्धि के जो नए पैमाने लागू करेगी, उसमें यह तय होगा कि जिस मुल्क का स्वास्थ्य ढांचा जितना चुस्त होगा, उस पर उतने बड़े दाव लगाए जाएंगे। ये आगे आने वाले समय के लिए बड़ी वर्ल्ड इकोनॉमीज के बारे में फोरकास्ट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे हमारी आबादी की उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती रहती है। ऐसे में वर्किंग पॉपुलेशन से और ज्यादा बेटर प्रोडक्शन की जरूरत है। ऐसा करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना एकमात्र रास्ता है। और 55 साल की उम्र से, मतलब उन्होंने एग्जांपल दिया कि 55 साल की उम्र वाले व्यक्ति से 45 साल की उम्र वाले का काम कराया जा सके, ये हेल्थ सिस्टम ही कर सकता है उतनी प्रोडक्टिविटी। तो आगे की इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी इसी से निकलेगी कि किसका हेल्थ सेक्टर कितना मजबूत है। आज हमारे देश में स्वास्थ्य विशेषज्ञों की या तकनीकों की कमी नहीं है। नए नए प्रयोग और आविष्कार लगातार हो रहे हैं। लोगों को बीमारी से बचाकर, खासतौर से उनको प्राथमिक उपचार सही से और समय पर उपलब्ध करा के अपनी बड़ी आबादी को हम सेहत को बचा सकते हैं। मैकेंजी की एक रिपोर्ट कहती है कि अगर मैकेंजी की एक रिपोर्ट बताती है कि प्रति $100 के खर्च से जीवन में 1 वर्ष स्वास्थ्य का और बढ़ाया जा सकता है। अगर सरकार $100 खर्च करती है तो एक व्यक्ति का 1 साल उसका हेल्थ ईयर और बढ़ जाता है। अलग अलग बीमारियों पर नियंत्रण, तुरंत उपचार और सभी को स्वास्थ्य जैसी कोशिश किसी भी देश के लिए उसकी गारंटी है, उसकी ग्रोथ की गारंटी है। मैकेंजी की गणना है कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर कर 2040 तक दुनिया के जीडीपी में $12 ट्रिलियन जोड़े जा सकते हैं, जो ग्लोबल जीडीपी का 8% होगा, यानी कि 0.4% की हर साल की उसकी बढ़ोतरी। भारत में सरकारों द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं पर निवेश करने में ₹100 के निवेश पर अर्थव्यवस्था में ₹400 का रिटर्न संभव है। स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने से जीवन में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष करीब 24 स्वास्थ्य दिन बढ़ाए जा सकते हैं। कुछ डेटा है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ पे सरकारों को क्यों करना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर के हवाले नहीं छोड़ देना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं पर बेहतर करने से जीवन में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष करीब 24 स्वस्थ दिन बढ़ाए जा सकते हैं और 2040 तक जीडीपी में $45,000 अरब जोड़े जा सकते हैं, जो भारत के कोविड के पहले की जीडीपी का 6% होगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इसीलिए पिछले 7 साल से दिल्ली सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं पर लगातार अपने खर्चे को बढ़ाती आ रही है। और बात सिर्फ लोगों को स्वस्थ रखने की नहीं है, बात लोगों को स्वस्थ रखते हुए अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की है। इसलिए मैंने बात की और नए नए रोजगार के अवसर पैदा करने की है। 2022-23 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 9,669 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान मैं प्रस्तावित करता हूं। इसमें 7,522 करोड़ रुपए का राजस्व बजट और 2,247 करोड़ रुपए का पूंजीगत बजट शामिल है। 5,567 करोड़ रुपए की राशि स्वास्थ्य क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए निर्धारित की गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ी सी बात स्वास्थ्य के बाद शिक्षा के लिए करना चाहता हूं। केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के पिछले 7 साल के दौरान दिल्ली को मजबूत बनाने के लिए 5 महत्वपूर्ण पिलर रहे हैं: बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। आज दुनिया भर में हम जिन देशों को विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में देख रहे हैं, उनमें अर्थव्यवस्था के कायाकल्प का इतिहास 3 महत्वपूर्ण कारकों पर रहा है: अर्थव्यवस्था की परंपरागत ताकत, दूसरा सरकारों
की राजनीतिक सरकारों का राजनीतिक साहस और दूरदर्शिता, और तीसरा आबादी की शिक्षा की क्वालिटी एजुकेशन कैसी दी जा रही है। परंपरागत रूप से देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था एक मजबूत अर्थव्यवस्था रही। हमारी ताकत हमेशा हमारे लोग और हमारे प्राकृतिक संसाधन हमारे पास उपलब्ध रहे। इसके बावजूद अगर आज़ादी के 75 साल में हम एक डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं बन पाए और केवल डेवलपिंग इकोनॉमी बनते रह गए, तो इसका एक बड़ा कारण है अध्यक्ष महोदय की सरकारों ने राजनीतिक साहस और दूरदर्शिता से काम नहीं लिया। 2015 में ऐसी गलती को ठीक करते हुए केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत हमारी सरकार ने साहसिक और दूरदर्शी कदम यह उठाया कि बड़ी बड़ी प्राथमिकताओं को किनारे करते हुए, जो पारंपरिक प्राथमिकताएं थी उनको किनारे करते हुए, बड़ी बड़ी इच्छाओं को किनारे करते हुए शिक्षा को सबसे बड़ी राजनीतिक प्राथमिकता हमने बनाया, ये दिल्ली में पिछले 7 साल में इस संकल्प को आगे बढ़ाते हुए, इस पर काम करते हुए लगातार शिक्षा के बजट में सबसे ज्यादा आवंटन किया, और इस आवंटन के दम पर शानदार सरकारी स्कूल बिल्डिंग्स बनी, स्कूलों में शानदार लैब, लाइब्रेरी, क्लासरूम बने, बैठने के लिए अच्छी डेस्क मिली बच्चों को, 21वीं सदी की आधुनिक डिजिटल पढ़ाई बच्चों को मिलनी शुरू हुई, टीचर्स की देश विदेश में ट्रेनिंग हुई, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज मिली। 2015 में अध्यक्ष महोदय अगर ये कदम नहीं उठाए गए होते तो आज दिल्ली के ज्यादातर सरकारी स्कूल टेंट वाले स्कूल की पहचान बना रखते, जो उनको पहले पहचाना जाता था। 7 साल की इस यात्रा के बाद मैं बड़े आत्मविश्वास और भरोसे के साथ कह सकता हूं कि दिल्ली की शिक्षा क्रांति ने दिल्ली में अर्थव्यवस्था की क्रांति का आधार रखा है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अब तक कोरोना की महामारी के बावजूद सीबीएसई परीक्षा में सबसे बेटर रिजल्ट प्राप्त किए, लगभग असंभव समझे जाने वाले 100% रिजल्ट, एक्चुअली 99.84%, बट एवरेज 100% को हासिल करके दिखाया है। अब दिल्ली में अमीर हो या गरीब, सबके बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा लेकर नीट और आईआईटी जैसे परीक्षाएं पास कर रहे हैं, नए कीर्तिमान कर रहे हैं। क्वालिटी एजुकेशन के नए मापदंड तय करने के लिए हमने दिल्ली स्कूल एजुकेशन बोर्ड का गठन किया है, और साथ में दिल्ली में अलग अलग विषयों की स्पेशलाइज्ड पढ़ाई के लिए स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस खोले हैं। इन स्कूलों में पढ़ाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय तरीके अपनाए जा रहे हैं, और बच्चों के सीखने की प्रक्रिया का आकलन भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है। ये स्कूल प्रमुख विश्वविद्यालयों, विशेषज्ञों, उद्योग जगत के साथ भी साझेदारी करते हैं ताकि इंटर्नशिप, इनकी अप्रेंटिसशिप, मास्टर क्लासेस, गेस्ट लेक्चर, फील्ड विजिट के माध्यम से सीखने की इनकी प्रक्रिया को और डीप किया जा सके। दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों में शुरू किया गया हैप्पीनेस और देशभक्ति कार्यक्रम भी, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में मैं पहले बोल चुका हूं, लेकिन तीनों हैप्पीनेस पाठ्यक्रम, देशभक्ति पाठ्यक्रम और एंटरप्रेन्योरशिप पाठ्यक्रम इतने अट्रैक्ट कर रहे हैं लोगों को कि प्राइवेट स्कूल के पेरेंट्स अब उसकी डिमांड कर रहे हैं, और अभिभावकों और अध्यापकों की मांग पे अब दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में भी हैप्पीनेस और देशभक्ति पाठ्यक्रम और एंटरप्रेन्योरशिप पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। महोदय, मैं 2022-23 के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में लागू किए जाने वाले चंद नए कार्यक्रम भी प्रस्तावित कर रहा हूं। चिराग एन्क्लेव नई दिल्ली में एक स्कूल साइंस म्यूजियम स्थापित करने का प्रस्ताव है। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच विज्ञान के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जो किताबों और वीडियोज के माध्यम से विज्ञान को तिलिस्म की दुनिया लगते हैं, इस संग्रहालय में जाके, नए साइंस म्यूजियम में जाके बच्चे उनको आसानी से समझ सकेंगे। ये स्कूल साइंस म्यूजियम बच्चों में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा और रुचि विकसित करेगा और उनके फंडामेंटल क्लियरेंस, उनके थॉट्स को देगा। अध्यक्ष महोदय, बेघर परिवारों के बच्चे जो सड़क के किनारे, फुटपाथ, फ्लाईओवर, सीढ़ियों के नीचे, खुले हुए पूजा स्थलों पे, मंडप में, रेलवे प्लेटफॉर्म पे रहते हैं, आश्रय के लिए, भोजन के लिए, शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों से वंचित रह जाते हैं। सरकार ने इन बच्चों को बुनियादी शिक्षा उपलब्ध कराने के कई स्टेप्स लिए हैं, लेकिन वो अभी पार्टली सक्सेसफुल हुए हैं, और ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना तब तक संभव नहीं है जब तक कि भोजन और आश्रय जैसी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था नहीं हो जाए। क्योंकि बच्चों को हम स्कूल लाते हैं इन जगहों से, बेआसरा बच्चों को, वो भोजन के लिए या शेल्टर के लिए कहीं और चले जाते हैं, तो बड़ा सिस्टम गड़बड़ है। तो कम उम्र के इन सुविधा वंचित बेघर बच्चों को भविष्य की चिंता करते हुए दिल्ली सरकार ने आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बोर्डिंग स्कूल, होमलेस बच्चों के लिए एक बोर्डिंग स्कूल बनाने का फैसला लिया। ये स्कूल बच्चों को शिक्षा के साथ साथ रहने की सुविधा भी देंगे और उनको समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास भी करेंगे। इसके लिए मैं 10 करोड़ का बजट प्रस्तावित करता हूँ। मैंने अपने पिछले बजट में सभी क्लासरूम्स को अगले 5 साल में डिजिटल क्लासरूम में बदलने की शुरुआत की योजना रखी थी। इसका पायलट प्रोजेक्ट पूरा हो गया और अगले 4 साल में हम अपने सभी स्कूलों के क्लासरूम्स को डिजिटल क्लासरूम में बदलने का काम इस साल से शुरू कर रहे हैं। राजेंद्र नगर के एक स्कूल में एक आधुनिक मॉन्टेसरी लैब बनाई है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की दिशा में मॉन्टेसरी लैब बड़ी अहम भूमिका निभाती हैं।
आने वाले समय में हम 100 स्कूल्स में ऐसी ही मॉडर्न मॉन्टेसरी लैब बनाएंगे। 100 चयनित स्कूलों में स्थानीय बच्चों और समाज की जरूरतों के हिसाब से, लोकल नीड्स के हिसाब से स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, स्कूल की शिक्षा के बाद दिल्ली सरकार ने हायर टेक्निकल एजुकेशन संस्थानों के विस्तार पर भी पिछले 7 साल में बहुत काम किया है। 2015 में सरकार बनने के बाद केजरीवाल जी सरकार की तरफ से दिल्ली में अब तक 5 नई यूनिवर्सिटीज बन चुकी हैं, 5 नई यूनिवर्सिटीज। 2015 में दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी डिप्सारू बनी। इसके बाद 2018 में नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी NSUT बनी। 2020 में दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी DSEU बनी। 2021 में दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनी और 2022 में दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी बनी। इसके अलावा अंबेडकर यूनिवर्सिटी के 2 नए कैंपस करमपुरा और लोधी रोड पे खोले गए। DTU का ईस्ट दिल्ली कैंपस खोला गया और IPU का ईस्ट दिल्ली कैंपस इस साल से शुरू हो रहा है। अगले साल अगर दिल्ली के स्कूलों से निकल रहे छात्रों के, क्योंकि हमारे स्कूल से बच्चे हायर एजुकेशन में जाते हैं तो वहाँ सीट्स की बहुत कमी थी, तो मैं कितना काम हुआ उसको भी 1 मिनट में रखना चाहता हूँ कि स्कूलों से निकल रहे छात्रों के हायर एजुकेशन में बढ़ रहे अवसरों को देखें तो पिछले 7 साल में केजरीवाल सरकार के दौरान इसमें बहुत शानदार काम हुआ है। मैं थोड़ा सा डेटा आपके सामने रखता हूँ। दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी DTU 2014 में जब हम सरकार आई थी 2014 के दौरान, तो वहाँ 2226 बच्चों को एडमिशन मिलता था। 2021 में 4105 हो गई है इनटेक। 2226 से बढ़ के 4105 हो गया है। NSUT उस वक्त NSIT था, 913 बच्चे उसमें दाखिल होते थे, अब 3200 बच्चे वहां दाखिल होते हैं हर साल। IP यूनिवर्सिटी 28,000 सीटें थी वहां इनटेक की, अब 38,000 इनटेक हो गया IP यूनिवर्सिटी का। IGDTUW 300 सीटें थी वहां पे इनटेक की, अब 1350 सीट हो गई हैं वहां पे इनटेक की। नए बच्चे वहां हर साल दाखिला लेते हैं 1350। अंबेडकर यूनिवर्सिटी 2014 में 1800 सीटें थी, अब 4700 सीटें उसकी इनटेक हो गई। दिल्ली स्किल नई यूनिवर्सिटी बनाई है, स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। इसके 15 कैंपस इस साल से शुरू कर चुके हैं। इसमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, BTech, डिप्लोमा आदि कोर्सेज के लिए 7145 नई सीटों पर इसमें एडमिशन हुए और इस साल 15 कैंपस शुरू हुए। अगले साल इसके 11 कैंपस और शुरू हो रहे हैं और उसमें भी करीब 2500 नई सीटें इसमें और बन जाएंगी। तो हायर एजुकेशन के एवेन्यूज भी दिल्ली में खूब बढ़े हैं। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय इसने अपना काम शुरू कर दिया है। जैसा मैंने पहले भी सदन में कहा था कि दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की संकल्पना एक ऐसी यूनिवर्सिटी के रूप में की गई है जहां केवल देश को अच्छे खिलाड़ी, मेडल लाने वाले खिलाड़ी पे काम होगा। इसमें कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड जॉब और इसके मैनेजमेंट और उन सब पे नहीं, केवल और केवल खिलाड़ी तैयार करने पे काम होगा। और मुझे सदन को बताते हुए खुशी हो रही है कि अगले सेशन से, यानी अगले एकेडमिक सेशन से दिल्ली खेल विश्वविद्यालय में देश भर से करीब 250 खेल प्रतिभाओं को दाखिला देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इन खेल प्रतिभाओं को अभी से भावी ओलंपियन के रूप में तैयार किया जाएगा। इसी तरह हाल में शुरू की गई दिल्ली टीचर यूनिवर्सिटी ने भी बहुत तेजी से अपना काम करना शुरू कर दिया है और हमारी पूरी कोशिश है कि भारत सरकार से जरूरी मंजूरी लेने के बाद अगले सत्र से यहाँ भी BEd की पढ़ाई शुरू हो जाए। महोदय, मैं वित्त वर्ष 2022-23 के लिए एजुकेशन सेक्टर में 16,278 करोड़ रुपए के कुल खर्च का प्रस्ताव करता हूं। इसमें 14,412 करोड़ रुपए राजस्व के तहत और 1,866 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के तहत शामिल है। थोड़ी सी बात आवास और शहरी विकास के संबंध में। हमारी सरकार ने अनाधिकृत कॉलोनियों और दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को हमेशा महत्व दिया है। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए CCTV कैमरा लगवाने, स्ट्रीट लाइट लगवाने, सड़क बनवाने, सीवर, पार्क आदि का निर्माण कराने का काम प्राथमिकता पे पूरा कर लिया गया है। हमारी सरकार के सत्ता में आने से पहले ये काम बहुत छोटे पैमाने पर 895 कॉलोनियों तक सीमित थे। उन्हीं कॉलोनीज में कुछ होता था, लेकिन 2015 में ये सुविधाएं प्रत्येक अनाधिकृत कॉलोनी और झुग्गी बस्ती को तेजी से उपलब्ध कराई जा रही हैं। अब तक 1797 अनऑथराइज कॉलोनीज में से 1414 में निर्माण कार्य या तो पूरा हो चुका है या प्रगति पर है। मैं 2022-23 के लिए इस बजट में 1300 करोड़ रुपए का प्रस्ताव ड्यूसिप, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड ड्यूसिप के सराहनीय कार्यों से उत्तरी निगम, दक्षिणी निगम और पूर्वी निगम की सभी बस्तियों को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया है। 634 बस्तियों में लगभग 1051 किलोमीटर की सीमेंटेड कंक्रीट फुटपाथ बनाई गई है और 266 किलोमीटर लंबे नालों का निर्माण झुग्गियों में कर लिया गया है। महोदय, मैं वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में आवास और शहरी विकास योजनाओं के लिए 5,766 करोड़ रुपए का प्रावधान करता हूं। एक और महत्वपूर्ण सेक्टर जो माननीय मुख्यमंत्री जी
जिसके बारे में बात करते हैं, सबसे क्लोज टू हिज हार्ट है, वो है वाटर सेक्टर। वहां से पहले ही आवाज आई, वाटर सेक्टर, जलापूर्ति और स्वच्छता। दो और बड़े सपने माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली के लोगों को देखने के लिए भरोसा दिया है और उस पर मुख्यमंत्री जी दिन रात काम कर रहे हैं। वो हैं कि दिल्ली में 24 घंटे पीने के पानी साफ लोगों के घरों में आए और हमारी जो यमुना है वो निर्मल, साफ, सुंदर निर्मल यमुना बने। जैसा कि मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी दिन रात इन दोनों सपनों को पूरा करने में जुटे हुए हैं। जिस तरह 2015-16 में उन्होंने दिल्ली वासियों के लिए 24 घंटे बिजली का सपना सच करके दिखाया, वैसे ही अब केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस में 24 घंटे पीने के पानी मिलने का सपना भी जल्दी सच होगा। मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली में पानी की उपलब्धता 10% बढ़ चुकी है। पहले दिल्ली में रोजाना 915 एमजीडी पानी उपलब्ध होता था, अब ये 985 एमजीडी हो गया है। दिल्ली को बाहर से मिल रहे पानी का बेहतर प्रबंधन, बारिश के पानी की बेहतर हार्वेस्टिंग, इससे आने वाले 3 साल में 24 घंटे पानी सुनिश्चित कर लिया जाएगा। दिल्ली वासियों को 20 किलोलीटर प्रति माह प्रति उपभोक्ता पीने का पानी मुफ्त उपलब्ध कराने की जो योजना 2015 में शुरू की थी सरकार बनने के तुरंत बाद, वो इस साल भी जारी रहेगी। औसतन 6.5 लाख उपभोक्ताओं के पानी के बिल इस योजना के तहत हर महीने जीरो आते हैं। 6.5 लाख। पूरी दिल्ली के अनऑथराइज्ड कॉलोनी में 100% सीवर पहुंचाने का काम इस साल के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। यमुना को साफ करने की माननीय मुख्यमंत्री जी की मुहिम अब आगे बढ़ चली है। यमुना में गिरने वाले सभी नालों को इंटरसेप्ट करके या तो एसटीपी में ले जाके उनके पानी को साफ किया जाएगा या फिर उनका इंसिटू ट्रीटमेंट करके उसको साफ पानी में बदल के ही तभी यमुना में छोड़ा जाएगा। ये सारी योजनाएं तेजी से चल रही हैं और 2 साल में यमुना को पूरी तरह साफ कर दिया जाएगा। दिल्ली सरकार का ये संकल्प है कि दिल्ली वासियों की तरफ से गंदे पानी की एक बूंद भी यमुना में ना गिरे। गंदे नालों और सीवर के ट्रीटमेंट किए गए पानी को इस्तेमाल करने की पॉलिसी पर भी अमल शुरू कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत ये पानी बड़े ग्रीन बेल्ट्स को, फॉरेस्ट को, फार्म हाउसेस को, हॉर्टिकल्चर को दिया जाएगा। इससे हजारों बोरवेल भी बंद होंगे और नीचे का वाटर लेवल भी ऊपर आएगा। नजफगढ़ ड्रेन, इसको पुनर्जीवित करने के लिए विस्तृत योजना पर काम शुरू हो चुका है धरातल पे। पूरे नजफगढ़ ड्रेन में फ्लोटिंग वेटलैंड और फ्लोटिंग एयरेटर लगाकर यहां पानी को साफ किया जा रहा है। नजफगढ़ ड्रेन की इंसिटू सप्लाई का काम उसकी दोनों तरफ की सड़कों के सौंदर्यीकरण का काम भी इसके साथ साथ शुरू होगा। नजफगढ़ ड्रेन जो पहले साहबी नदी के नाम से जाना जाता था, अब सीवर के गंदे पानी के कारण ये नजफगढ़ ड्रेन कहलाने लगा है। तो इसको साफ करके और इसके दोनों तरफ की सड़कों को सौंदर्यीकरण करके इसको पर्यटन स्थल के रूप में, आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करके हम वापस दिल्ली की साहबी नदी का तोहफा देंगे। इसके लिए अलग से 705 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। पर्यावरण और वन क्षेत्र में अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण का विषय पूरी दिल्ली के लिए गंभीर चिंता का विषय है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, बायोडायवर्सिटी में कमी, नॉइज पॉल्यूशन दिल्ली के पर्यावरण की गंभीर चुनौतियां हैं। वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए हमारी सरकार ने 1 अक्टूबर 2021 से 28 फरवरी 2022 के दौरान 10 पॉइंट विंटर एयर एक्शन प्लान कार्यान्वित किया। इसके तहत पराली जलाने पर नियंत्रण, एंटी डस्ट कैंपेन, कूड़ा करकट जलाने की रोकथाम, आतिशबाजी पर पाबंदी, स्मोक टावर बनाना, अधिक पॉल्यूशन फैलाने वाले स्थानों की पहचान, ग्रीन वॉर रूम को मजबूत करना, ई कचरा पार्क की व्यवस्था और वाहन प्रदूषण नियंत्रण के उपाय इसमें शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने न केवल हरित क्षेत्र के संरक्षण में बल्कि लगातार इसके विस्तार में भी अच्छी भूमिका निभाई है और मुझे इस सम्मानित सदन को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 7 प्रमुख बड़े शहरों में दिल्ली के पास सबसे बड़ा वन क्षेत्र लगभग 194.24 वर्ग किलोमीटर का है। दिल्ली का फॉरेस्ट और ट्री कवर 2019 में कुल ज्योग्राफिकल एरिया के 21.88% से बढ़ के 2021 में 23.06% हो गया है। ये भी बढ़ गया है। सरकार ने पिछले 2 साल में 11 शहरी वन विकसित किए हैं जो तेजी से बढ़ रहे शहरी कंक्रीट निर्माण में एक हरित स्थल का महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। महोदय, दिल्ली में बड़ी संख्या में पालतू पशु हैं और उनके लिए स्वस्थ देखभाल की आवश्यकता है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए मैं बजट में हर तरह के पशुओं के लिए उपचार के लिए दिल्ली के पहले
सरकारी पशु चिकित्सालय महाविद्यालय की स्थापना के लिए नई स्कीम का प्रस्ताव करता हूं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में पर्यावरण और वन क्षेत्र में के लिए 266 करोड़ रुपए का बजट मैं प्रस्तुत करता हूं। ईमानदारी और दूरदर्शिता का एक हर क्षेत्र में नए आयाम केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस से निकले। अध्यक्ष महोदय, 21वीं सदी में अपने किसी काम के लिए अगर नागरिकों को सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने पड़े तो ये सरकारों के पिछड़ेपन की निशानी है, दूरदर्शिता की निशानी नहीं है। सरकारी दफ्तर में भ्रष्टाचार की निशानी है। केजरीवाल सरकार ने ईमानदार और दूरदर्शी सरकार होने का परिचय देते हुए विभिन्न सरकारी दफ्तरों की सेवाओं को अब तक डोर स्टेप डिलीवरी से जोड़ा है। अभी तक 100 तरह की सरकारी सेवाओं के लिए 4,11,000 बार इसकी सेवाएं ली जा चुकी हैं दिल्ली में। सरकारी दफ्तरों से भ्रष्टाचार खत्म करने और आम आदमी को रिश्वतखोरी से बचाने के लिए डोर स्टेप डिलीवरी की एक क्रांतिकारी योजना भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तैयार हुई और इसी सदन में मेरे द्वारा प्रस्तुत पिछले 7 बजट में से एक में यहां प्रस्तुत की गई थी। आने वाले साल में डोर स्टेप डिलीवरी की सेवा 300 तरह की सरकारी कार्यों और सेवाओं में जोड़ी जाएगी। ट्रांसपोर्ट सेक्टर, अध्यक्ष महोदय, दफ्तरों, मैंने डोर स्टेप डिलीवरी की बात की, दफ्तरों के चक्कर ना लगाने की जरूरत पड़े इसकी बात की, लेकिन दफ्तरों के चक्कर लगाने से मुक्ति का सबसे शानदार कदम दिल्ली सरकार ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में उठाया। आजादी के इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने जाके ट्रांसपोर्ट विभाग की उस खिड़की को ताला लगा दिया जिसमें लोगों को लंबी लाइन लगा के खड़ा हुआ। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उस खिड़की में होने वाले काम को, उस दफ्तर को पूरी तरह से, उस काम को पूरी तरह से फेसलेस कर दिया। मौजूदा समय में परिवहन विभाग फेसलेस रूप से 47 सेवाओं का संचालन कर रहा है और इस कार्यक्रम से 7 मार्च 2022 को ये किया गया था। 7 मार्च 2022 से 11 लाख से अधिक आवेदक इसका लाभ उठा चुके हैं फेसलेस सेवाओं का। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नई गाड़ियों की खरीद के बाद लोगों को आरसी लेने के लिए सरकारी दफ्तरों में भागना पड़ता था, लेकिन गाड़ी बेचने वाले वाहन विक्रेता को ही अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने आरसी देने का अधिकार दे दिया है, तो इससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। इसी तरह का एक और प्रोग्रेसिव कदम लर्निंग लाइसेंस बनाने की दिशा में भी उठाया गया है। लर्निंग लाइसेंस के लिए भी लोगों को लाइन में लग के धक्के खा के लर्निंग लाइसेंस बनवाना पड़ता था। अब दिल्ली में लर्निंग लाइसेंस बनाने के इच्छुक लोगों को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में नहीं आना पड़ता। चेहरा पहचानने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सॉफ्टवेयर की मदद से आम लोग अपना लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस अब घर पे बैठ के बनवा ले रहे हैं। यह भी देश में पहली बार हुआ है। इसीलिए मैंने कहा ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, दूरदर्शिता, विजन। ट्रांसपोर्ट विभाग की एक और उपलब्धि से मैं सदन को अवगत कराना जरूरी समझता हूं कि दिल्ली में पहली बार बसों का बेड़ा 7003 क्रॉस कर चुका है। अब तक के दिल्ली के इतिहास में यह सबसे बड़ी बसों की संख्या है। सात हजार तीन बसें, अध्यक्ष महोदय, कोई सरकार नहीं खड़ी कर पाई जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के बेड़े में 7003 बसें जोड़ दी। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार 2019 में से डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा उपलब्ध करा रही है और मैं इस सुविधा को जारी रखने का प्रस्ताव करता हूं और इसके लिए बजट में 250 करोड़ रुपए का आवंटन किया। परिवहन और सड़क और पुलों के लिए कुल 9,539 करोड़ रुपए का प्रस्ताव इस बजट में। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, महोदय, सरकार शहर में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। आश्रम चौक पर अंडरपास का काम पूरा हो चुका है। प्रगति मैदान पर दूसरा अंडरपास मई 2022 तक तैयार हो जाएगा। दिल्ली में 5 पुल, 2 अंडरपास और 1 पैदल सबवे और डीएनडी फ्लाईओवर का आश्रम तक विस्तार का कार्य 2022-23 में पूरा हो जाएगा। इससे त्रिनगर, इंदरलोक, करमपुरा, रामपुरा, नांगलोई, बसई, दारापुर, कोंडली, आश्रम चौक से भीड़भाड़ करने में, इन सारे सेक्टर्स में भीड़भाड़ कम करने में मदद मिलेगी। मैं इन परियोजनाओं के लिए 2022-23 में 114 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव करूंगा। डीएमआरसी करावल नगर, गोंडा और मंगल पांडे मार्ग के ब्रजपुरी जंक्शन पर एलिवेटेड कॉरिडोर सहित फ्लाईओवर का निर्माण कार्य कर रही है। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का परिव्यय का प्रस्ताव है। सरकार दिल्ली के नागरिकों के लिए विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में करीब 11,000 निःशुल्क वाईफाई हॉटस्पॉट
स्थापित कर चुकी है। औसतन 4 लाख लोग प्रतिदिन इन सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। महोदय, हमारी सरकार ने आज़ादी के 75वें वर्ष के समारोह के अंतर्गत दिल्ली में 500 स्थानों पर भव्य राष्ट्रीय ध्वज फहराने की योजना बनाई थी। सम्मानित सदन को यह बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि अब तक दिल्ली के विभिन्न स्थलों पर 125 राष्ट्रीय ध्वज लहराए जा चुके हैं और शेष काम अगस्त 2022 तक आज़ादी के 75वें वर्ष में ही पूरा कर लिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, थोड़ी सी बात सामाजिक सुरक्षा और वेलफेयर के काम पर भी मैं रखना चाहूँगा। जब कोविड के दौरान लोगों की नौकरियां गईं और लोगों के व्यापार बंद हुए, लोगों ने जब अपनी जान गंवाई, परिवारों में कमाने वाला व्यक्ति कोविड का शिकार होकर उनको छोड़ के चला गया, तो उस दौरान केजरीवाल सरकार एक परिवार की तरह से उन परिवारों के साथ खड़ी हुई। एक बड़े भाई की तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने एक एक परिवार के दर्द को समझा। दिल्ली पहला ऐसा राज्य था जहां ये योजना बनाई गई कि कोविड के कारण जिस व्यक्ति की भी मृत्यु हुई है उसके परिवार को तुरंत 50,000 रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। अब तक 27,322 परिवारों को इस योजना के तहत राशि दी जा चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, कोविड के कारण अगर किसी परिवार ने अपना कमाऊ सदस्य का साथ खो दिया है तो दिल्ली सरकार की ओर से उसके आश्रितों को 2,500 रुपए प्रति माह की पेंशन शुरू की गई है। यहाँ यह भी गौरतलब है कि यह पेंशन उस परिवार को मिल रही किसी अन्य पेंशन, अगर उसको कोई और पेंशन मिल रही है तो उसके ऊपर दी जाएगी, उससे अलग दी जाएगी। कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई और इलाज का खर्चा सरकार उठा रही है और साथ ही प्रत्येक बच्चे की 2,500 रुपए प्रति महीना पेंशन भी दे रही है। महोदय, हमारी सरकार वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, दिव्यांगजनों और सुविधा वंचित वर्गों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को लेकर काफी सक्रिय है। इसके तहत 8.5 लाख लाभार्थियों के लिए 2,000 से 2,500 रुपए प्रति माह की पेंशन दी जा रही है। मैं वर्ष 2022-23 में इन लाभार्थियों के लिए 3,062 करोड़ रुपए की राशि का प्रस्ताव करता हूं। SC, ST और गरीब परिवारों से आने वाले छात्रों के डॉक्टर, इंजीनियर या वकील या सिविल सर्विस में जाने के सपने आ गया उसमें। इसके लिए दिल्ली सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की है। इसके तहत करीब 13,136 युवा दिल्ली के सुप्रसिद्ध कोचिंग संस्थानों से अपने कैरियर की परीक्षा की कोचिंग ले रहे हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए मैं इस योजना के तहत 160 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं। बजट अनुमान 2022-23 के लिए समाज कल्याण विभाग, महिला एवं विकास कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण और खाद्य और नागरिक आपूर्ति के लिए 4,843 करोड़ रुपए की राशि का मैं प्रावधान करता हूं। अध्यक्ष महोदय, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस में दिल्ली का श्रमिक दिल्ली की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा रहा है और जैसा मैंने अभी जिक्र किया कि दुनिया में इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए मजदूरों की भी वेतन को बहुत कंसीडर किया गया, हमेशा कंसीडर किया गया। इसलिए 2015 में इसका आधार रखा गया दिल्ली में और दिल्ली सरकार ने 2015 में ही दिल्ली में श्रमिकों का न्यूनतम वेतन देश में सबसे ज्यादा कर दिया और आज भी मिनिमम वेजेस दिल्ली में सबसे ज्यादा हैं। कोविड की महामारी के दौरान काम और बाजार बंद होने का सबसे ज्यादा असर श्रमिकों के ऊपर पड़ा है। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित निर्माण श्रमिक हुए। निर्माण श्रमिकों के दर्द को समझते हुए दिल्ली सरकार ने बड़े पैमाने पर निर्माण श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन की मुहिम चलाई और श्रमिकों को सहायता देने की प्रक्रिया को आसान बनाते हुए 500 करोड़ रुपए की राशि 5 लाख से ज्यादा निर्माण श्रमिकों के खाते में सहायता के रूप में। पावर सेक्टर अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के नागरिकों को अब 24 घंटे 7 दिन बिना किसी परेशानी की बिजली आपूर्ति की जा रही है। 200 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं के लिए सरकार की शून्य बिजली बिल योजना बेहद सफल रही है और ऊर्जा संरक्षण में इसका बहुत योगदान रहा है। सरकार 1984 के दंगा पीड़ितों को 400 यूनिट तक बिजली की खपत के लिए 100% सब्सिडी भी देती है। विद्युत सब्सिडी योजना का विस्तार न्यायालय परिसर के भीतर वकीलों के कक्षों तक भी कर दिया गया है। इसी तरह दिल्ली के सभी कृषि उपभोक्ताओं को भी कनेक्शन के लिए सब्सिडी दी जाती है। ये योजनाएं केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की स्तंभ पहचान है। मैं 2022-23 के बजट में बिजली सब्सिडी के लिए 3,250 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं। अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने बजट वक्तव्य का भाग 6 प्रस्तुत करता हूं जो राजस्व से संबंधित है। बजट भाषण के पहले भाग में मैंने विस्तार से सरकार की रोजगार और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने की नीतियों की चर्चा की। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए सरकार लगातार अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। कोविड के कारण
पिछले साल हमारे रेवेन्यू में काफ़ी कमी रही, हालांकि 21-22 के लिए रेवेन्यू कलेक्शन में पिछले साल की तुलना में संतोषजनक बढ़ोतरी भी हुई। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान फरवरी 2022 तक हमने 35,112 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कलेक्शन किया है। इसमें पिछले वर्ष फरवरी 2021 की तुलना में 39% की बढ़ोतरी हुई है। ईमानदार प्रशासन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से सतर्कता के चलते सरकार कर चोरी को रोकने में भी काफ़ी हद तक सफल रही है। जीएसटी और वैट सरकार के लिए रेवेन्यू के सबसे बड़े सोर्सेज हैं। 2021-22 में फरवरी 2022 तक जीएसटी और वैट के लिए टैक्स कलेक्शन 24,380 करोड़ रुपए रहा, जिसमें पिछले साल की तुलना में 42% करीब वृद्धि हुई है। महोदय, हमारी सरकार ने रेवेन्यू बढ़ाने और टैक्स पेयर्स की सुविधा के लिए अनेक उपाय किए हैं। हमने हर एक टैक्स वार्ड की 14 प्रमुख केपीआई पॉइंट्स के साथ मॉनिटरिंग, मंथली परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग शुरू की है। हर एक टैक्स वार्ड की मॉनिटरिंग शुरू की है। दिल्ली में कर विभागों में इंस्पेक्टर राज पूरी तरह से बंद किया गया है और सर्वे और स्क्रूटनी के लिए केवल GIN नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं और उसका जो इंटेलिजेंस और एनालिटिक्स है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस से मिले सुरागों के आधार पर अप्रैल 2021 से फरवरी 2022 तक 156 सर्वेज किए गए। इसके अलावा कोई स्क्रूटनी नहीं हुई, इसके अलावा कहीं कोई सर्वे नहीं हुआ, कहीं रेड नहीं डाली गई। और सरकार को देय 38.76 करोड़ रुपए का पता लगाया, जिसमें से 26.57 करोड़ रुपए की रिकवरी हो चुकी है। उन करदाताओं के लिए ई इनवॉइस भी अनिवार्य कर दिया गया जिनका टर्नओवर 1 अप्रैल 2021 से शुरू वित्त वर्ष में 50 करोड़ रुपए से अधिक था। महोदय, देश में पेट्रोल और डीजल की दरों में ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों द्वारा ईंधन का मूल्य बढ़ाने के कारण बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल की कीमतों में लगातार वृद्धि आम लोगों के लिए चिंता का विषय रहती है। हमारी सरकार ने नागरिकों को राहत देने के लिए पेट्रोल की बिक्री पर वैट रुपए में 30 पैसे से कम करके 19 रुपए 40 पैसे कर दिया था। इसकी हम घोषणा कर चुके हैं। सरकार ने लोकहित के मुद्दे को जीएसटी परिषद की बैठकों में सक्रियता से उठाया है और उसमें कुछ फैसले दिल्ली के संबंध में लिए गए, दिल्ली के लोगों की, व्यापारियों की मांग पर लिए गए। कोविड-19 के उपचार में आने वाली 6 औषधियों को जीएसटी से मुक्त कराया गया। कैंसर की दवा केटुदा पर जीएसटी 12% से घटा के 5% कराया गया। महोदय, हम दिल्ली के व्यापारियों को टैक्स से संबंधित अनावश्यक मुकदमों से उलझाने से बचाने के लिए मुकदमों की संख्या कम करने और लंबित मांगों की वसूली के लिए, जिसमें बकाया कर, ब्याज और जुर्माने की रकम शामिल है, कर माफी योजना का प्रस्ताव कर रहे हैं। एमनेस्टी स्कीम आएगी इसके लिए। सरकार ने न्यू एक्साइज पॉलिसी के जरिए उपभोक्ताओं के अनुभव में व्यापक बदलाव लाने का प्रयास किया है। पुरानी प्रणाली को आबकारी राजस्व संग्रह की नई प्रणाली से पूरी तरह बदल दिया गया है। इससे प्रतिवर्ष सरकार को 4,500 करोड़ रुपए अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी। नई आबकारी नीति का उद्देश्य सरकार के लिए अधिकतम राजस्व सृजन पक्का करना और दिल्ली में गैरकानूनी और गैर शुल्क वाली शराब का उन्मूलन करना है, ताकि समग्र व्यापार में कारोबार को आसानी सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक जटिल और अत्यधिक विनियमित आबकारी व्यवस्था को सरल बनाया जा सके। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार ने कोविड-19 महामारी अवधि के दौरान राजस्व संग्रह को गति देने के लिए मौजूदा सर्किल दरों में 20% की छूट की पेशकश की थी, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक संख्या में संपत्तियों का पंजीकरण हुआ और राजस्व संग्रह में बढ़ोतरी भी हुई। 2021-22 के दौरान 16 मार्च 2022 तक कुल रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की संख्या 2,67,690 हो गई है और कुल रेवेन्यू कलेक्शन 4,680 करोड़ रुपए का हुआ। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल रेवेन्यू कलेक्शन में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में करीब 28% की वृद्धि हुई है। सर्किल दरों में पुनरीक्षण के लिए माननीय उपराज्यपाल द्वारा गठित समिति के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सर्किल दरों के संशोधन की भी प्रक्रिया जारी है। अध्यक्ष महोदय, अब अंत में मैं कहना चाहूँगा कि मैंने आज अगले वित्त वर्ष के लिए जो योजनाएं और बजट प्रस्ताव इस सदन के समक्ष रखे हैं, उसमें दिल्ली के गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, दिल्ली के लोकल मार्केट, दिल्ली के शॉपिंग मार्केट, दिल्ली के ट्रेडर्स, सबके लिए अपार संभावनाएं हैं। सरकार अपने प्रयासों से और प्राइवेट सेक्टर के साथ अच्छी नीयत की पार्टनरशिप करके दिल्ली की तरक्की को सुनिश्चित करेगी और दिल्ली वासियों के लिए सरकार और प्राइवेट सेक्टर की सहभागिता से रोजगार प्रदान करने के नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। जिस तरह पिछले 7 साल में दिल्ली में केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली आदि के काम का दिल्ली वालों को फायदा मिला है और पूरे देश की राज्य सरकारों ने, यहाँ तक कि विपक्ष की राज्य सरकारों ने भी दिल्ली से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश की है। वो चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो,
मुफ्त बिजली पानी की स्कीम हो, सरकारी स्कूलों का कायाकल्प हो, हैप्पीनेस जैसे पाठ्यक्रम हो, डोर स्टेप डिलीवरी की योजना हो, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पिछले 7 साल में दिल्ली सरकार ने की और बाकी राज्य सरकारों ने उनसे कुछ सीखा या उनसे कुछ सीखने का प्रयास किया। मुझे पूरा यकीन है अध्यक्ष महोदय कि आज सदन में प्रस्तुत रोजगार बजट का सबसे ज्यादा फायदा दिल्ली के लोगों को मिलेगा, जहां के लोगों के लिए, युवाओं के लिए नए नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। और मुझे यह भी पूरा यकीन है कि आने वाले 1 या 2 साल के अंदर अंदर सारी राज्य सरकारें दिल्ली के इस मॉडल को भी समझने की कोशिश करेंगी कि सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलके, सरकार और लोकल सेक्टर मिलके जब एक साथ मिलकर राज्य की ग्रोथ के लिए काम करते हैं तो नौकरियों और रोजगार के अवसर कैसे पैदा होते हैं, यह भी 1 से 2 साल के अंदर अंदर बाकी राज्य सरकारें भी सीखने आ रही होंगी। आप देखिएगा, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस से देश ने सीखा है कि सरकारी स्कूल कैसे ठीक हो सकते हैं, 24 घंटे मुफ्त बिजली कैसे दी जा सकती है। आने वाले समय में पूरा देश केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस से यह भी सीखेगा कि ठीक से योजनाएं बनाकर एक बड़ी आबादी को रोजगार कैसे दिया जा सकता है। अंत में आज के रोजगार बजट के प्रणेता, मार्गदर्शक और देश के करोड़ों युवाओं की उम्मीद दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से दिल्ली के और देश के युवाओं को राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की 4 पंक्तियों से मैं अपना बजट वक्तव्य संपन्न करूंगा। मुख्यमंत्री जी की तरफ से देश के युवाओं के लिए दिशा दीप्त हो चुकी, दिशा दीप्त हो उठी, प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा। दिशा दीप्त हो उठी, प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। आपको बजट पे चर्चा करने का अवसर मिलेगा ना, बजट पे चर्चा करने का अवसर मिलेगा ना, बजट पे चर्चा होगी ना, चर्चा में बात रखिएगा। ये बजट में चर्चा होगी ना, जो कुछ आपने कहना बजट की चर्चा में कहिए। बैठ जाइए प्लीज, बैठिए, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, बैठिए। वाजपेयी जी बैठिए, वाजपेयी जी बैठिए, आप बैठिए। अध्यक्ष महोदय बैठिए, वाजपेयी जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बैठिए, आप बैठिए प्लीज, आप बैठ जाइए प्लीज। वाजपेयी जी बैठिए प्लीज, मैं आपसे, वाजपेयी जी मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बैठिए, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। आपको बजट भाषण पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा ना, तब चर्चा करिएगा, तब बात रखिएगा अपनी, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। बैठ जाइए, आप बैठिए महोदय, मैं बैठ जाइए प्लीज। वाजपेयी जी मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, बैठ जाइए, हाँ बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय मैं आपकी बैठिए, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, बैठ जाइए, मैं चेतावनी दे रहा हूं, बैठ जाइए। वाजपेयी जी, अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से आपको बजट पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा, उसमें चर्चा करिएगा। अपने वक्तव्य के अंत में बैठ जाइए, बैठ जाइए। दिनकर की 4 पंक्तियां माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से देश के युवाओं को समर्पित कर रहा हूं। दिशा दीप्त हो उठी, प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही, अंबर पर घन बन छाएगा उच्छ्वास तुम्हारा। वह प्रदीप जो दिखा रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ न जाना भाई, थक कर बैठ न जाना भाई, मंजिल दूर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जय हिंद, जय भारत। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ, चलिए हो गया। वाजपेयी जी बैठ जाइए, आपको मैं बहुत देर से वार्निंग दे रहा हूँ, बैठ जाइए। बैठिए बैठिए। अब
हो गया। अब माननीय उप मुख्यमंत्री वित्त वर्ष 2022-23 के लिए डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पेश करेंगे। Honorable Speaker, sir, I present demands for grants for the financial year 2022-23 before the House. इन अनुदान मांगों पर सदन में 29 मार्च 2022 को विचार किया जाएगा। अनुदानों की पूरक मांगे 2021-2022। अब माननीय उप मुख्यमंत्री वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड पेश करेंगे। Honorable Speaker, sir, I present second and final batch of supplementary demands for grant of the financial year for the financial year 2021-2022 before the House. अब सदन सप्लीमेंट्री डिमांड्स पर डिमांड वाइज विचार करेगा। डिमांड नंबर 2 जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें रेवेन्यू में 3 लाख रुपए हैं, सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में वहाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। हाँ पक्ष जीता। सप्लीमेंट्री डिमांड नंबर 2 पास हुई। डिमांड नंबर 3 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जिसमें रेवेन्यू में 2,50,000 रुपए हैं, सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। हाँ पक्ष जीता। सप्लीमेंट्री डिमांड नंबर 3 पास हुई। डिमांड नंबर 4 फाइनेंस, जिसमें रेवेन्यू में 4,50,000 रुपए हैं, सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। हाँ पक्ष जीता। सप्लीमेंट्री डिमांड नंबर 4 पास हुई। डिमांड नंबर 5 होम, जिसमें रेवेन्यू में 2 लाख रुपए हैं, सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। हाँ पक्ष जीता। सप्लीमेंट्री डिमांड नंबर 5 पास हुई। डिमांड नंबर 6 एजुकेशन, जिसमें रेवेन्यू में 10 लाख रुपए हैं तथा कैपिटल में 85 करोड़ रुपए हैं। कुल राशि 85 करोड़ 10 लाख रुपए सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता। सप्लीमेंट्री डिमांड नंबर 6 पास हुई। डिमांड नंबर 7 मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ, जिसमें रेवेन्यू में 6 लाख रुपए तथा कैपिटल में 1 लाख रुपए हैं। कुल राशि 7 लाख रुपए सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में हाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। हाँ पक्ष जीता। सप्लीमेंट्री डिमांड नंबर 7 पास हुई। डिमांड नंबर 8 सोशल वेलफेयर, जिसमें रेवेन्यू में 15,50,000 रुपए है, सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में हाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। हाँ पक्ष जीता। सप्लीमेंट्री डिमांड नंबर 8 पास हुई। डिमांड नंबर 9 इंडस्ट्रीज, जिसमें रेवेन्यू में 2 लाख रुपए सदन के सामने है। जो इसके विरोध में है, जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। हाँ पक्ष जीता। सप्लीमेंट्री डिमांड नंबर 9 पास हुई। डिमांड नंबर 10 ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें रेवेन्यू में 3,82,23,40,000 रुपए तथा कैपिटल में 3 लाख रुपए। कुल राशि 3,82,26,40,000 रुपए है, सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। हाँ पक्ष जीता। सप्लीमेंट्री डिमांड नंबर 10 पास हुई। डिमांड नंबर 11 अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक वर्क्स, जिसमें रेवेन्यू में 16 लाख रुपए तथा कैपिटल में 14 लाख रुपए। कुल 30 लाख रुपए हैं, सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। हाँ पक्ष जीता। सप्लीमेंट्री डिमांड नंबर 11 पास हुई। हाउस ने कुल मिलाकर रेवेन्यू में 3,82,84,90,000 रुपए तथा कैपिटल में 85,18,00,000 रुपए। कुल राशि 4,68,02,90,000 रुपयों की सप्लीमेंट्री डिमांड को मंजूरी दे दी है। दिल्ली अप्रोप्रिएशन नंबर 2 बिल 2022, बिल नंबर 4 2022। अब माननीय उप मुख्यमंत्री दिल्ली अप्रोप्रिएशन बिल नंबर 2 बिल 2022, बिल नंबर 4 2022 को हाउस में इंट्रोड्यूस करने की परमिशन मांगेंगे। Honorable Speaker, sir, I seek permission of the House to introduce the Delhi Appropriation number 2 Bill 2022, Bill number 4 of 22 to the House. उप मुख्यमंत्री जी का प्रस्ताव सदन के सामने है।
जो इसके पक्ष में हाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, प्रस्ताव पास हुआ। अब माननीय उप मुख्यमंत्री बिल को सदन में इंट्रोड्यूस करेंगे। Honorable Speaker, sir, I introduce the Delhi Appropriation Number 2 Bill 2022, Bill Number 4 of 2022 to the House. अब बिल पर क्लॉज वाइज विचार करेंगे। प्रश्न है कि खंड 2, खंड 3 वह शेड्यूल बिल का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, खंड 2, खंड 3 एवं शेड्यूल बिल का अंग बन गए। प्रश्न है कि खंड 1 प्रेम्बल टाइटल बिल का अंग बने। जो इसके पक्ष में हाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, खंड 1 प्रेम्बल और टाइटल बिल का अंग बन गए। अब माननीय उप मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दिल्ली एप्रोप्रिएशन बिल नंबर 2 बिल 2022 बिल नंबर 4 ऑफ 2022 को पास किया जाए। Honorable Speaker, sir, the House may now please pass the Delhi Appropriation Number 2 Bill 2022, Bill Number 4 of 2022. अब मुख्यमंत्री जी का प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, दिल्ली एप्रोप्रिएशन नंबर 2 बिल ऑफ 2022 बिल नंबर 4 ऑफ 2022 पास हुआ। अब सदन की कार्रवाई सोमवार दिनांक 28 मार्च 2022 को पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सभी माननीय सदस्य लंच के लिए सादर आमंत्रित हैं।